हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा डे नंबर 4 यानी कि लास्ट डे, और आज हमने करनी है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली पूरी की पूरी बुक। सर उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर आता है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं वो बनती कैसे हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने बैलेंस शीट और पीएनएल पढ़ा था ना 11th क्लास के अंदर, तो 12th के अंदर हम कंपनीज का पढ़ेंगे। पर उसमें क्या था कि जो बैलेंस शीट और पीएनएल है वो दोनों ना टी शेप के थे। टी शेप मतलब जैसे दूसरे अकाउंट्स बनते हैं वैसे बनते थे, बट सर अब कंपनीज अकाउंट में अलग हो जाते हैं। उसके अंदर से टी शेप में बनते थे और यहाँ पे सीधा वर्टिकल शेप में बनते हैं, मतलब एक सिंगल चलती है। यहाँ तो हमारे पास स्पेस नहीं था इसलिए इसे लिख दिया, तो इसको ऐसे मत मानो, ये सिंगल ही है सीधा। ठीक है सर, पहले आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद आती है एसेट्स। पहले बैलेंस शीट की बात करेंगे फिर पी&एल की। अब सर अगर आप ये +2 में कर ले हो ना तो सीधा 4 नंबर ये चीज लेके जाती है। कितने नंबर? 4 नंबर। और जिस बच्चे को टॉप करना होता है ना उसके लिए 4 नंबर तो क्या 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरी बात अगर तुमने ध्यान से सुन ली तो ये बैलेंस शीट तो तुम कभी भूल ही नहीं सकते। ये +2 के बाद तुम्हारे सीए फाउंडेशन में और बाकी अदर जगह तुम बीकॉम कर रहे हो या फिर कोई भी चीज कर रहे हो ना तो कॉमर्स वाले बच्चे को ये तो आनी चाहिए। सर इसको याद कैसे करें? सबसे पहले तुम ये याद रखो कि बैलेंस शीट के वक्त सबसे ऊपर किसको रखेंगे? ओनर को। ओनर का मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड आएगा। जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के उसका फंड। सर उसके ना 3 चीजें होती हैं। पहला उसने जो कैपिटल लगा रखी है, दूसरा जिसने प्रॉफिट कमा रखा है, मतलब सबसे पहले शेयर कैपिटल फिर रिजर्व एंड सरप्लस। सर ये थर्ड क्या होता है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सर पिछले जमाने में क्या होता था, अब तो सारा कुछ ऑनलाइन हो गया ना, पर जब ये स्टार्ट हुआ था ना तब ना हमें सर्टिफिकेट्स मिलते थे शेयर के। तो जितने जितने आप शेयर के मतलब मनी देते रहते थे उतने सर्टिफिकेट मिलते रहते थे। अगर एक बंदे के पास इतने सर्टिफिकेट है तो क्या सारे संभाल के रखेगा? नहीं ना, वो जाता था कंपनी को जमा कराता था और वहां से एक सिंगल शेयर वारंट ले आता था। ठीक है, फुली पेड वाला, उसको बोलते थे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मतलब वो शेयर कैपिटल ही होती है बट वो शेयर वारंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है सर, बाकी इसको ज्यादा डीप में समझने की जरूरत हमें नहीं है। सर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अभी बताया था ना जब हमने पढ़ा भी पिछले मतलब डे 3 में पढ़ा था कि जब मैं कंपनी की अलॉटमेंट करूंगा ना, मतलब मैं शेयर इश्यू कर रहा हूं तो पहले मैं एप्लीकेशन मनी मंगवाऊंगा। तो मेरे पास एप्लीकेशन मनी आई हुई है बट मैंने अभी तक अलॉटमेंट नहीं करी। मतलब बच्चों ने मेरे को बुक्स लेने के लिए पैसे दिए थे कि सर मेरे को बुक्स चाहिए, तो एडवांस बुकिंग कर दी, उसको कहते हैं एप्लीकेशन मनी। कि एडवांस बुकिंग के पैसे आए हैं पर मैंने अभी तक किसी को अलॉटमेंट नहीं करी है, तो ये पैसे मेरे नहीं है, ये पब्लिक के ही हैं, ना ये शेयर होल्डर फंड्स के लिए। वो शेयर होल्डर बने नहीं है इसीलिए इसको हम अलग दिखाते हैं। अगर ये शेयर होल्डर बन जाते तो ऊपर आ जाता ना, ये अभी तक शेयर होल्डर बने नहीं है क्योंकि अभी तक अलॉटमेंट ही नहीं हुई, इसीलिए इसको शेयर होल्डर के बाद दिखाया गया। सर उसके बाद अदर लायबिलिटीज आ जाती है। सर अदर के अंदर सबसे पहले हम बड़ी बात करेंगे, मतलब दूर की बात करेंगे। सर तो दूर मतलब नॉन करंट, जो अभी इस साल हमने पे नहीं करनी है। सर इस साल पे क्या नहीं करते? सर मैंने कोई बैंक लोन लिया होगा, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है सर, मैंने कोई टैक्स लायबिलिटी होगी जो मैंने डेफर कर रखी है, सर लॉन्ग टर्म डेफर टैक्स लायबिलिटी। सर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसके अलावा कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो सकती है, या फिर मैंने लॉन्ग टर्म प्रोविजन बनाए हुए हैं जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वगैरह हो गया। जब एम्प्लॉयज रिटायर होते हैं तब उनको पैसे देते हैं ना, तो वो फंड भी यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी है बट वो एक प्रोविजन है और ऊपर से लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं। सिर्फ बस नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होती है। सर अब शॉर्ट टर्म में क्या आएगा? यहाँ पे क्या था? लॉन्ग टर्म बोरिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग। सर मेरे क्रेडिटर्स वगैरह। ठीक है सर, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स इसमें आ गया ना शॉर्ट टर्म। मैंने कुछ शॉर्ट टर्म के लिए मैंने 6 महीने के लिए लोन ले रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह हो गया, वो यहाँ पे आ जाता है सर। सर ट्रेड पेबल्स मतलब बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। सर उसके बाद अदर, यहाँ पे भी अलग था, यहाँ पे भी अदर। सर यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस था, यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड एक्सेट्रा। सर ये हमारी थी सारी लायबिलिटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, अभी तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्वेश्चन भी कैसे अटेम्प्ट करने हैं। सर इधर क्या आ गई हमारी एसेट्स, सर पहले लायबिलिटी फिर उसका क्या कर देंगे टोटल, उसके नीचे ही क्या शुरू करेंगे एसेट्स। अब हमने अगर पहले दूर की सोची लायबिलिटी के वक्त, तो एसेट में भी दूर की सोचेंगे मतलब लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले आएगा नॉन करंट एसेट्स। सर नॉन करंट में सबसे बड़ी चीज हमारे पास क्या होती है, सर हमारी जो पीपी होती है मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, तो सबसे ऊपर उसको लिखेंगे। सर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट्स हैं या फिर कोई इनटेंजिबल एसेट्स हैं, उसको मैं सबसे ऊपर लिखूंगा। सर इसके अंदर फर्दर चार चीजें आती हैं। क्या सर मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो ये टेंजिबल हो गया ना, तो ये दो टेंजिबल और ये दो इनटेंजिबल। सर मेरे पास जो टेंजिबल एसेट्स हैं वो ऊपर मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सर उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स उसको अलग दिखा दिया। अब कोई बिल्डिंग बन रही है तो मेरी पीपी ही ना, बट मैं उसको अलग शो करूंगा, उसको क्या बोलूंगा मेरी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। मैं अभी बिल्डिंग बना रहा हूं, मेरी कैपिटल लगी हुई है बट अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है। सर वैसे ही इनटेंजिबल एसेट मेरी वर्क इन प्रोग्रेस है, मैं उसको क्या कहूंगा इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। मैंने पेटेंट्स के लिए अप्लाई करा हुआ, फीस भरी हुई है, सर मेरे को एसेट बन जाएगी बट वो मेरी अभी क्या है अंडर डेवलपमेंट है, मेरे को अभी तक उसका राइट नहीं मिला है। मैंने कॉपीराइट के लिए अप्लाई करा हुआ, फीस भरी हुई है सारी, सर वो क्या है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। जब वो फाइल होगी तो इसके अंदर आएगी इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। सर इसके बाद सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी कंपनी में, जैसे रिलायंस कंपनी के अंदर मुकेश अंबानी ने क्या कर रखी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कर रखी है। सर क्या वो भी बेच देंगे सारा कुछ? नहीं सर, उन्होंने तो लंबा चले, उसे कहते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर सबसे पहले क्या आया पीपी, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर यहाँ पे क्या था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये देखो है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। सर लायबिलिटी में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट्स। सर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वहां पे मैंने क्या था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहाँ पे क्या आएगा सर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। वहां से मैंने बैंक से लोन लिया हुआ था, यहाँ मैंने किसी को लोन दिया या फिर बैंक में पैसे में एफडी करा रखी है, उसको क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, मैंने एफडी करा रखी है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा सर अदर नॉन करंट एसेट्स। समझ में आ गया सर, ये पांच चीजें आती हैं, इसको अगर तुम पॉइंट वाइज याद करोगे ना तुम्हें सब याद होएगा, ठीक है। सर पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। सर अब क्या बची करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर यही से इसका उल्टा शुरू करेंगे। सर पीपी क्या इसमें कुछ शॉर्ट टर्म में होता है? सर नहीं। सर उसके बाद क्या आता है सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट्स। सर ये नॉन करंट वाली है करंट वाली है, सेम चीजें बस करंट में आ जाएंगी। सर ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी और ये करंट इन्वेस्टमेंट बन गई। सर उसके बाद सर यहाँ पे मेरी पीपी थी, बट पीपी की जगह मेरे पास क्या होगा मेरा स्टॉक होगा, तो वहां पे क्या लिखूंगा मेरी करंट इन्वेंट्रीज, ठीक है, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है सर। उसके बाद सर मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स, यहाँ पे ट्रेड पेबल था, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल आ गया सर मेरे डेटर्स वगैरह। तो उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मेरे पास कैश बैंक और कैश इक्विवेलेंट मतलब मेरे पास सिक्योरिटीज पड़ी है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसको मैं कैश इक्विवेलेंट बोलता हूं, उसको आप कैश फ्लो के अंदर पढ़ेंगे सर, ठीक है। सर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस आ गया, यहाँ पे लॉन्ग टर्म था, उसके बाद बच गया अदर। सर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एक चीज हमें गिवन होगी, जैसे अक्रूड इनकम गिवन है, ठीक है, तुमने बताना है कि उसका मेजर हेड कौन सा होगा और सब हेड कौन सा होगा। सर सबसे पहले सोचना पॉइंट वाइज, सर वो एसेट है या लायबिलिटी है, क्या सोचना है सर एसेट है या लायबिलिटी है। सर अक्रूड इनकम मेरी एसेट होती है, तो सर एसेट वाली साइड आएगा। अब सर अक्रूड इनकम मेरी नॉन करंट एसेट है करंट एसेट है, सर मेरी करंट एसेट होती है, सर करंट एसेट आ गया। ये क्या होगा उसका मेजर हेड आ गया। मेजर हेड अपने पास पांच ही होते हैं, एक शेयर होल्डर फंड, एक नॉन करंट लायबिलिटी, एक करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ये मेरे मेजर हेड है। तो इन पांचों में से एक आएगा। सर लायबिलिटी वाली साइड सोचे तो इन तीनों में से एसेट के अंदर नॉन करंट या करंट। सर अब सोचो अक्रूड इनकम का कोई अलग से सब हेड पढ़ा था आपने? सर मैंने इन्वेस्टमेंट का तो पढ़ा था, सर मैंने इन्वेंट्री का भी पढ़ा था, सर मैंने ट्रेड रिसीवेबल का भी पढ़ा था, सर मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हो गया, मैंने शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस। सर अक्रूड इनकम का कोई स्पेसिफिक नहीं था ना,
तो क्या बन गई सर, अदर करंट एसेट। समझ में आ गया। तो सर जब पेपर में पूछेंगे हमें सोचना है और उस हिसाब से आंसर लिख के आना है कि सर इसका जो मेन हेड है वो करंट एसेट्स और सब हेड है अदर करंट एसेट्स। सर वैसे इसके अंदर मान लो पूछ लिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सर मेरी एसेट है या लायबिलिटी है? सर मेरा वो प्रॉफिट का ही पार्ट है, मेरे पास कुछ प्रॉफिट आया था उसमें से एक छोटा सा बिल आगे अलग रख दिया, है वो प्रॉफिट का ही पार्ट, बस अलग नाम से पड़ा है। तो प्रॉफिट क्या होता है सर, लायबिलिटीज के अंदर होते हैं ना, मेरी कैपिटल का पार्ट होता है सर, वो भी क्या होगा लायबिलिटी के अंदर होगा। मेरे को पता लग गया सर लायबिलिटी वाली साइड आएगा। सर लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर का फंड होता है क्या? नहीं सर। सर इसका पार्ट जरूर होता है बट वो अलग प्रोविजन हो गया ना। सर नॉन करंट है या करंट है? सर करंट है, तो कहां पे आएगा सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। समझ में आ गया। सर ऐसे हमें करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूं, उसको तुमने अपने माइंड के अंदर आंसर देना है, क्योंकि तुम मेरे को यहां पे आके बता तो सकते नहीं हो। ठीक है सर, चलो। तो सबसे पहले बताओ अनपेड डिविडेंड कहां पे आएगा? सोचो सर, अनपेड डिविडेंड कहां पे आएगा? सर अब अनपेड डिविडेंड है, अनपेड मतलब मैंने पे नहीं करा, पे नहीं करा मतलब खुद की कंपनी का होगा, खुद की कंपनी है, जब मैंने डिविडेंड नहीं दिया तो मेरी क्या है सर, लायबिलिटी है। मेरे को पता लग गया कि सर मेरी लायबिलिटी वाली साइड आएगा, असेट वाली साइड तो नहीं आएगा। सर लायबिलिटी में नॉन करंट है या करंट है? सर ऑब्वियसली करंट होगा, क्योंकि मैंने अनपेड डिविडेंड अभी नहीं दिया होगा ना। सर करंट के अंदर आएगा। कहां पे आएगा सर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग ट्रेड पेबल अदर के अंदर या शॉर्ट टर्म प्रोविजन में? सर अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक हेड नहीं है। तो इसके क्या आंसर आया सर, इसका मेन हेड आ गया करंट लायबिलिटी, अदर आ गया सब हेड। ठीक है सर। उसके बाद सर बताओ कॉपीराइट्स और पेटेंट्स कहां पे आएंगे? अभी बताया था मैंने। सर कॉपीराइट और पेटेंट मेरी इनटेंजिबल एसेट होती है, उसका हमें सीधा सीधा पता है सर, पीपी पीपी, तुम पीपी मत लिखाना सर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर पीपीई के अंदर आएगा। सर इनटेंजिबल तो उसका भी सबसे सब हेड हो गया सर। सर मेन हेड नॉन करंट एसेट्स, उसके बाद पीपी एंड इनटेंजिबल एसेट के अंदर आएंगे। समझ में आ गया। सर लैंड एंड बिल्डिंग सेम, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर। सर उसके बाद सर करंट लायबिलिटी, सॉरी सर करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। सर वो कह रहा है तो लॉन्ग टर्म डेट बट मैच्योरिटी करंट है सर। मैंने डिवेंचर लिए थे, जब मैं डिवेंचर इशू करे मेरी क्या होगी, नॉन करंट लायबिलिटी, मैं 10 साल बाद देने, बट जब मैं 9वें साल में खड़ा हूं तो अगले साल मेरे को पे करने हैं ना, अब मेरी क्या बन चुकी है वो सर, करंट लायबिलिटी। मतलब 9 साल तक वो नॉन करंट रहेगी बट लास्ट ईयर आते वो क्या बन जाएगी, करंट। तो जो डिवेंचर होंगे ना वो 9 साल तक यहां दिखेंगे बट लास्ट ईयर बैलेंस शीट में सर अपने को करंट लायबिलिटी में दिखेंगे, क्योंकि इसी साल उनको पे करने हैं आगे। समझ में आ गया सर, वही बोल रहा है कि करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है सर। सर है तो लॉन्ग टर्म बट है क्या, करंट मैच्योरिटी। सर इसलिए करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। सर करंट लायबिलिटी में क्या आएगा सर, डेट, डेट मतलब बोरोइंग्स, मतलब सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मुश्किल था सर? नहीं था। क्यों? क्योंकि हमें याद हो गया। सर और दो चार सुन लो सर, और ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट सर अभी बोला था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर इसके अंदर सर प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो क्या होते हैं सर, सेम एज अक्रूड इनकम मेरी करंट एसेट होती है सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस यहीं पे करंट एसेट्स के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे तुम्हें आने चाहिए, जब पेपर में लिखा होगा ना कि ये सर ये करंट में इसमें, सर ये इसमें इसमें, ऐसे लिख के आना है। 4 नंबर 1 मिनट क्या आधे मिनट के अंदर तुम्हारे 4 नंबर पक्के। तो इसको ढंग से समझ लो, 4 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। और 4 नंबर तो क्या, इसी के बेस के ऊपर ना सिर्फ कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट है, वो मैं इसी में करा दूं। चलो करा देता हूं, तुम तो मना ही करोगे। सर पहले वो कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ेंगे सर, पीएनएल का। सर दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे, नहीं हट रहा,
नहीं आता सर, ठीक है सर। हमने पढ़ लिया बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, अब क्या पढ़ेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। हम प्लस वन में क्या बोलते थे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये स्टेटमेंट की तरह होती है सर, सेम वहां पे पहले बनती थी अकाउंट की तरह, यहां पे बनेगी वर्टिकली सर। सबसे पहले उसके अंदर तो हम चिंता लिखते थे ना, इधर साइड इनकम और एक्सपेंसेस। सर ऐसा नहीं है, यहां पे सिर्फ दो ही तरह की इनकम आएंगी। क्या सर, एक तो सेल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सर ये कौन सी आएगी, नेट, मतलब सेल रिटर्न माइनस करके ही लिखना है हमको, ठीक है। और कोई अदर इनकम होएगी तो हमने यहां पे लिखना है यहां, ठीक है। ये वर्किंग नोट आ गया सर, नोट नंबर। अगर मान लो अदर इनकम में मेरे पास सर मेरे को रेंट भी आया है, मेरे को डिविडेंड भी आया है, मेरे को इंटरेस्ट भी मिला है सर, सब कुछ हुआ है सर, अदर इनकम में टोटल आएगा यहां पे इसका। सर यहां पे क्या लिख दूंगा, 1, नोट नंबर 1। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके नीचे लिखूंगा वर्किंग नोट्स, वहां पे लिखूंगा नोट नंबर 1 अदर इनकम। अदर इनकम के अंदर मेरे पास क्या क्या है वो यहां पे आएगा, समझ में आ गया सर। नीचे क्या लिखूंगा, नोट्स, नोट्स के अंदर पॉइंट 1 डालूंगा, पॉइंट 1 के अंदर अदर इनकम लिखूंगा, उसके अंदर लिखूंगा रेंट इतना, इंटरेस्ट इतना, डिविडेंड इतना। यहां पे सेल्स का टोटल आएगा, हमको बाइफरकेट करके नहीं लिखना है, क्योंकि जितना शॉर्ट होएगा उतना हमें आसानी होगी। सर अगर किसी को ज्यादा वो है ना कि मेरे को देखना है इसमें है क्या, सर अदर इनकम में कितनी इनकम है, क्या क्या है, तो वो पीछे जाएगा, नोट्स अपने आप पढ़ लेगा। पर हमें एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रहे हैं, अदर इनकम कितनी थी हमारी, बस हमारे बिजनेस की मेन इनकम क्या होती है सर, मेरी सेल कितनी हुई, तो सेल अलग आएगी, समझ में आ गया सर। सिर्फ इनकम में दो साइड है, इसको टोटल करेंगे क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। सर इसमें से क्या माइनस करूंगा, मेरे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस सर होते तो तरीके के हैं, तो थोड़ा सा याद करवा दो सर। याद कैसे सर, 1 2 3 4 5 6 और 7। तुम याद रखो एक्सपेंसेस के अंदर 7 सबहेड्स थे, कितने, 7। अगर तुम्हें पॉइंट्स याद रहेंगे ना तो पेपर के अंदर तुम्हें कुछ याद आएगा कि सर मैंने कुछ 7 पढ़े थे। अब साथ में तुम्हें 5 याद आ रहे हैं, 2 याद नहीं आ रहे, तुम याद करोगे, बट तुम्हें पता ही नहीं कितने हैं, तो तुम क्या याद करोगे, क्या रह गया मेरा। तुम्हें 5 याद आ रहे हैं, तुम क्या कहोगे सर 5 ही तो थे, नहीं सर मेरे को पता है 7 थे, ठीक है। तो तुम याद रखो कि सर एक्सपेंसेस में 7 आइटम्स आती हैं। सर कौन कौन सी, बिजनेस के लिए क्या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं सर, एक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सर जो उनका रॉ मटेरियल है कितना कंज्यूम हुआ, रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, जो मटेरियल पड़ा है वो कितना कंज्यूम हो रहा है। सर दूसरा, जो उन्होंने परचेज करी आगे से, तो परचेज और स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है सर। उसके बाद मेरे पास कुछ चेंज इन इन्वेंटरी बचा होगा ना, कुछ मेरे पास पहले भी पड़ा होगा ओपनिंग, और कुछ मेरे पास लास्ट में भी पड़ा होगा। सर इसका फॉर्मूला क्या आएगा, हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर सर माइनस में आ गया तो मैं इसकी वैल्यू ऐसे लिख दूंगा ब्रैकेट में। अगर पॉजिटिव आ गया तो मैं ब्रैकेट की जगह सिंपल नंबर्स में लिखूंगा। क्यों, क्योंकि परचेज ज्यादा, ओपन सर पीएनएल में ओपनिंग कहां आता था, परचेज के ऊपर आता था ना। मान लो ये अकाउंट है, यहां पे क्या लिखता था, ओपनिंग इन्वेंटरी, फिर परचेज और क्लोजिंग यहां पे था। अगर मेरी क्लोजिंग ज्यादा होती है तो मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, क्योंकि क्लोजिंग इस साइड है, तो क्लोजिंग ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा। सर ओपनिंग ज्यादा तो प्रॉफिट कम। सर वही चीज यहाँ पे देखो ना, मैं चेंज इन इन्वेंटरी में क्या लिख रहा हूँ, एक्सपेंसेस में लिख रहा हूँ ना। अगर एक्सपेंसिव प्लस में आएगा तो मेरी कम आएगा ना प्रॉफिट, क्योंकि एक्सपेंस के अंदर प्लस कर रहा हूँ, मतलब एक्सपेंस दिखा रहा हूँ। एक्सपेंस कब दिखाऊंगा, जब मेरी ओपनिंग ज्यादा होगी, है ना। तो मैंने क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करा, या फिर इसको लिख दो सर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग से, ठीक है सर, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्यों, क्योंकि सर अगर मेरी ओपनिंग ज्यादा होगी, क्लोजिंग कम होगी, तो ये वैल्यू प्लस में आएगी, प्लस में आएगी मतलब एक्सपेंस दिखेगा, एक्सपेंस दिखेगा से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। वही चीज सर अगर ये चीज माइनस में आएगी, मतलब क्लोजिंग ज्यादा है, माइनस में आएगी तो मेरा एक्सपेंस माइनस में दिखेगा, मतलब प्रॉफिट दिखेगा। सर जब एक्सपेंस माइनस में मतलब वो प्रॉफिट है, समझ में आ गया सर। चेंज इन इन्वेंटरी कैसे निकलता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, सिंपल एक फॉर्मूला, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। सर उसके बाद सर मेरे पास कुछ एम्प्लॉइज होंगे, जहां पर सैलरी एंड वेजेस पढ़ते थे,
पर कंपनी की तो रॉयल्टी, मतलब कंपनी बहुत कुछ देती है, कहते नहीं कंपनी के अंदर लगो ना तुम्हें गाड़ी भी मिलेगी, बंगला भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वो मेरे क्या है सर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है सारे, तो वो अलग दिखाऊंगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर। सर उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट। सर फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, जब मैं कंपनी को चला रहा हूँ तो बोरोइंग कर रहा हूँ ना, ठीक है सर मेरे यहाँ पे डिबेंचर लिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ली, क्या जब मैं ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर रहा हूँ, जब मैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर रहा हूँ, क्या उसके ऊपर मेरी कॉस्ट ही लग रही? सर लग रही है। क्या देना पड़ रहा है मेरे को? इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो वो इंटरेस्ट मेरा खर्चा है, कहाँ जाता है? पीएनएल में। किस चीज का खर्चा से? मेरा फाइनेंसिंग का खर्चा है, तो उसको कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। समझ में आ गया? सर उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सर पीपी पे लगता है डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल पे लगता है अमोर्टाइजेशन। सर सेम होता है, बस उसका नाम अलग है। अगर टेंजिबल पे है तो डेप्रिसिएशन और अगर इंटेंजिबल पे है तो अमोर्टाइजेशन। ये 6 मेन हेड होते हैं, लास्ट में अगर कोई बचा तो अदर। ठीक है, मतलब समझ में आ गया? ठीक है सर, टोटल एक्सपेंस करें, एक्सपेंस आ गया, इनकम आ गया, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दो, मतलब 3 - 4 कर दो, क्या आ जाएगा सर मेरा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स भरने से पहले का प्रॉफिट आ जाएगा, टैक्स माइनस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, बस खल्लास, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर अब हम चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। सर सेकंड चैप्टर क्या होता है? सर यही चीज कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट में आ जाती है। ठीक है सर, कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? सर दो चीजों को कंपेयर करना। कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करना, है ना? सर मैं क्या कंपेयर करूंगा? या तो मैं दो कंपनीज की बैलेंस शीट कंपेयर करूंगा, या फिर मैं उसी कंपनी की बैलेंस शीट उन 2 सालों की या 2 सालों से ज्यादा की कंपेयर करूंगा। ठीक है, या तो मैं ए और बी कंपनी को आपस में कंपेयर करूंगा, या फिर मैं ए कंपनी की ही पिछली वाली और इस साल की बैलेंस शीट को कंपेयर करूंगा। उसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम कंपेयर करते हैं कि पिछले साल से कितना चेंज हुआ। समझ में आ गया? सर कॉमन साइज क्या होती है? सर कॉमन साइज होता है कि पूरी बैलेंस शीट में ना कुछ कॉमन ले लेना। सर इस बैलेंस शीट को ना मैंने न्यूमेरिकल में लिख दिया, मतलब यहाँ पे सारी अमाउंट लिखी हुई है, तुम्हें क्या अच्छे से समझ आ जाएगी? नहीं आएगी। सर परसेंटेज में लिखी हुई है ना, ज्यादा समझ आएगी। जो अनपढ़ बच्चे होते, अनपढ़ बच्चे कह रहा हूँ, जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, उनको परसेंटेज में याद समझ आता है। कैसे? सर यहाँ पे मैंने परसेंटेज में लिख दिया कि जो कैपिटल है ना वो 50% है। इसका मतलब सर टोटल जो मेरा है ना उसकी 50% क्या है? कैपिटल है। समझ में जल्दी आ रहा है ना? यहाँ पे 50 लाख लिखा हुआ है, यहाँ 25 लाख लिखा हुआ है, क्या तुम करने बैठोगे? इतना ध्यान नहीं दोगे। सिंपल 50% लिखा होगा ना तुम्हें जल्दी समझ आएगा, सिंपल 10% लिखा होगा ना जल्दी समझ आएगा, 7.5%, 8% जल्दी समझ आएगा कंपेरेटिव टू अमाउंट। ठीक है, अनपढ़ वाली बात देख मत लेना यार, मजाक कर रहा हूं मैं। ठीक है सर, इसका क्या होगा? अब इसके अंदर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो कंपैरेटिव के अंदर वो मिटा दो उसके बाद में। अभी कॉमन साइज देखते हैं। ठीक है, कॉमन साइज क्या सर? कॉमन साइज के अंदर कुछ कॉमन लेना होता है। कॉमन साइज मतलब कि कुछ पूरी स्टेटमेंट में कॉमन लिया, एक कॉमन बेस बनाया, उसके बेस पे ही सबको बाइफरकेट कर दिया। सर बैलेंस शीट के अंदर मैं कॉमन क्या लूंगा? सर टोटल को, क्योंकि लायबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल क्या होगा? इक्वल, तो सबसे बड़ी वैल्यू वही होगी, इसीलिए मैं बैलेंस शीट के अंदर हमेशा टोटल क्या लूंगा, सॉरी बैलेंस शीट के अंदर कॉमन क्या लूंगा, बेस क्या बनाऊंगा हमेशा? टोटल को। सर अदर साइड P&L के अंदर मैं टोटल कह रहा हूं, बेस क्या बनाऊंगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। ऊपर वाली चीज को हमेशा लिखूंगा 100%। सर अदर इनकम कितनी है? अदर इनकम है 20%। सर 20% किसका 20%? सर इसका। ठीक है, इसको निकालना भी सिखाऊंगा, पर तुम समझो सर कैसे लिखेंगे। सर एक्सपेंसेस कितने हैं? सर ये 120% हो गया ना। सर एक्सपेंसेस टोटल मिला के हैं 80%। ठीक है, प्रॉफिट कितना आ गया मेरा? 40%। सर मैंने टैक्स कितना दे दिया? सर 10%। और मेरे पास प्रॉफिट बच कितना गया? 30%। सर जल्दी समझ आ गया ना? 100% मेरी क्या थी? सेल। सेल का 20% मैंने अदर कमा लिया, मतलब 120 रुपए आ गए। 120 में से 80 मैंने खर्च दिए, मेरा एक्सपेंस आ गया, बचे कितने?
40 40 जो कमाए उसमें 10 क्या दे दिया मैंने टैक्स, बचा गया 30। इतना इजी समझ आया। अगर यहीं पे अमाउंट लिखी होती खत्म था काम। इसीलिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती हैं, हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है ना उसको एनालाइज करने में ज्यादा हेल्प करती है। समझ में आ गया? भूलोगे तो नहीं। अब हम सिर्फ फॉर्मेट देखते हैं, तरीके से मिटा के आया। ठीक है सर, अब क्या कर रहे हैं हम? सर हम पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है? हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को। ठीक है, दो चीज क्या सर? ए और बी। इसके अंदर मैं ये मान लेता हूं कि मैं प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट जो थी उसको करंट ईयर से क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं किसी कंपनी की। सर ए को क्या लूंगा हमेशा? प्रीवियस ईयर। ये कौन सा होगा सर? पिछला साल। सर प्रीवियस ईयर। ठीक है सर, करंट ईयर को मैं आगे रखूंगा तो सर ये कौन सा आएगा? इस वाला साल। इस वाला मतलब ये प्रेजेंट। सर करंट। ठीक है, जो अभी चल रहा है ये वाला। ठीक है सर, अब सी मैं क्या देख रहा हूं कि कितना चेंज आया। मैं चेंज देख रहा हूं ना कि मैंने सर कितना चेंज आया पिछले साल से इस साल में, कितना चेंज आया। सर वो क्या है? सी। सी मतलब चेंज। सर बी माइनस ए। चेंज कैसे पता लगेगा कि सर इस साल को पिछले साल से कंपेयर करना, मतलब इस साल माइनस पिछले वाला साल। तो b माइनस ए मतलब जो चेंज आया। चेंज सर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव में लिखेंगे, नेगेटिव आएगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे। सर चेंज ही नेगेटिव है। ठीक है सर, उसके बाद सर डी क्या बताएगा? कितने परसेंट में आया। अभी बताया ना परसेंटेज में ज्यादा अच्छे से समझ आती है, इसलिए डी क्या हो गया सर? परसेंटेज होगी कि कितने परसेंट चेंज आया। सर तुम्हें परसेंटेज का फॉर्मूला मेरे ख्याल से 5th क्लास में सिखाते होंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सर जिस चीज की परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर रखो। सर मेरे को चेंज की निकालनी है मतलब सी। जिसके बेस पे निकालनी है उसको बेस बना लो। बेस मतलब सर पिछले साल से कितना चेंज आया ना, तो पिछले साल क्या बन जाएगा? चेंज मतलब ए मेरा बेस बन जाएगा, इनटू क्या करना है? 100 बस। सर मेरी परसेंटेज आ गई। जिस चीज की परसेंटेज निकालनी है ऊपर रखो, जो बेस बनाया तुमने उसको नीचे रखो, इनटू 100। सर कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी यही चीज है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या करते हैं? टोटल को बेस बनाते हैं, निकालते किसकी है? हर एक चीज की। सर शेयर कैपिटल ऊपर रखूंगा, डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, मेरा परसेंटेज आ जाएगा। सर मैं पीपी को ऊपर रखूंगा, टोटल नीचे रखूंगा, इनटू 100 करूंगा, इसका परसेंटेज आ जाएगा। इंटेंजिबल को ऊपर रखूंगा, इसको नीचे रखूंगा, इनटू 100 करूंगा, इसका परसेंटेज आ जाएगा। बस ये तो करना है। सर वो कॉमन साइज बन गई, कंपैरेटिव बन गई, और कुछ ही नहीं है। ये तुम्हारे 4 नंबर फालतू में, कुछ ही नहीं है सर चैप्टर्स में। अगर तुम्हारे इस चैप्टर में नंबर नहीं आ सकते ना, बस ये फ्री के नंबर है। बच्चे इसी से पास हो सकते हैं, बाकी कुछ मत करो। चाहे करना है पर अपने ना टॉप करना है। ठीक है, इसको बता दूं मैं, बता देते सर। अब हम करेंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियो या फिर रेशियो एनालिसिस। सर रेशियो एनालिसिस कैसे आप करते हैं? सर अभी जैसे आपको बताया ना परसेंटेज। सर परसेंटेज एक ऐसी चीज है जो एक नॉर्मल आम आदमी को ना बहुत अच्छी चीज समझा देती है। सर वही रेशियो एनालिसिस है। अगर मेरे रिलायंस कंपनी की जो बैलेंस शीट वाली पूरी स्टेटमेंट होती है जो 150-200 पेज की होती होगी, फिर मतलब आपको लगे पकड़ा दी, आप क्या उसमें क्या देखोगे, क्या पढ़ोगे? सर घंटा समझ नहीं आएगा। ठीक है, बट अब क्या करें? समझना तो पड़ेगा। अगर आपने शेयर लिया आपको समझना पड़ेगा। सर हमें उसको बेटर एनालाइज करने को और बेटर समझने के लिए क्या हेल्प करते हैं? रेशियो एनालिसिस मतलब अकाउंटिंग रेशियोज। सर बिजनेस को समझने के लिए हमें 4 बातें पता होनी चाहिए। पहले भी चैप्टर पढ़ा चुका हूं पर फिर से करवा रहा हूं क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, इतना बड़ा बात। सर एक तो बच्चे इसको ना इतना पता नहीं क्या लेके चलते हैं, पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है। सर बिजनेस के अंदर अपने को 4 बातें पता होनी चाहिए। सर क्या? सर लिक्विडिटी रेशियो कि मेरा बिजनेस लिक्विड है या नहीं है। मेरे बिजनेस के अंदर अगर मेरे को किसी को कैश देनी पड़ जाए, मेरे को अभी किसी को पेमेंट करनी पड़ जाए तो मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। सर दूसरी बात, सर मैं सोलवेंट हूं या इनसोलवेंट हूं। सर मेरा डेट कितना चल रहा है, उसका इंटरेस्ट कितना दे रहा हूं, वो सब देखना है।
सर उसके बाद मेरी एक्टिविटीज कैसी चल रही है, मेरा टर्नओवर रेशियो क्या है, मेरी सेल्स के बदले में मेरे एक्सपेंसेस वगैरह कितने हैं, सब कुछ क्या है। सर लास्ट मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, बस। सर अगर किसी को पैसे देने हैं तो दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं, मैं सोलवेंट तो हूं ना, मेरी एक्टिविटीज कैसी चल रही है और मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, बस यही 4 रेशियोज होते हैं। सर लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 तरह के रेशियो आते हैं, विद इन अ मंथ एंड विद इन अ ईयर। सर 1 महीने के अंदर देना है या फिर 1 साल के अंदर देना है। विद इन अ मंथ भी कह सकते हैं उसको, या फिर विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन कह सकते हैं सर, कि बिल्कुल कम समय में देना है, 15, 20, 30, 45, 60 दिन के अंदर अंदर। सर विद इन अ ईयर मतलब 12 महीने के अंदर। सिर्फ 12 महीने मतलब करंट पीरियड, मतलब करंट एसेट्स का यूज कर सकता हूं, है ना। तो सर करंट रेशियो, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्या मेरी करंट एसेट्स यूज करके मैं अपनी करंट लायबिलिटी पे कर सकता हूं, मेरी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से कितनी ज्यादा हैं। सर ये कहते हैं इसका आइडल रेशियो क्या होना चाहिए। सर रेशियो चैप्टर कहता है कि 2:1 होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं 2:1 लिख सकता हूं ऐसे, 2/1 मतलब मेरी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से डबल होनी चाहिए, तब मैं कहूंगा कि मेरा बिजनेस जो है अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन पे है। सर अगर इससे ज्यादा है, ज्यादा मतलब सर 2 ऊपर है 1 नीचे है, मतलब अगर मेरी करंट एसेट से ज्यादा है डबल से भी तो और अच्छी बात है ना। सर इससे कम है तो नहीं सर, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी करो, ठीक है। सर क्विक रेशियो, सर ये क्या था, विद इन अ ईयर 12 महीने। सर ये क्या है, शॉर्ट टाइम। सर शॉर्ट टाइम में मतलब क्विकली देने हैं, क्विक रेशियो जल्दी जल्दी देने हैं। इसके सर 2 नाम और हैं, एक लिक्विडिटी रेशियो और एक है एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। सर इसके अंदर क्या आएगा, करंट एसेट तो आएंगी, बट सर करंट एसेट में ना कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिसको ना इजीली आप पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते। सर कैसे, सर इसके अंदर मेनली 2 ही आइटम्स होती हैं। क्या सर, फर्स्ट आती है इन्वेंट्री, मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है वो स्टॉक क्या अभी के अभी बिक जाएगा, नहीं। सर मैं क्या मान रहा हूं, मैंने डायरेक्टर को फोन करना है, डायरेक्टर पैसे दे देगा, मैंने जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन सब कुछ बनाया वो सब पैसे दे देंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बट जो मेरे स्टॉक पड़ा है वो अभी नहीं बिक सकता, इसीलिए स्टॉक इसकी क्या बन जाता है सर, लिमिटेशन बन जाता है। इसलिए हम स्टॉक को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, मेरी माइनस इन्वेंट्री कर देता हूं। सर दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने किसी एम्प्लॉय को ऑलरेडी पैसे दे दिए कि हाँ भाई तेरी 12 महीने की सैलरी तो अभी रख, तूने 12 महीने मेरे पास काम करना है, 4 महीने हुए हैं, क्या मैं 5 महीने से कह सकता हूं पैसों की जरूरत है, तू मेरे को बाकी महीने की 4 महीने की सैलरी ला के दे दे, मैं तो दोबारा दे दूंगा, नहीं सर। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कर चुके वो कर चुके, वापस आने के चांस बहुत कम होते हैं, इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस मेरी करंट एसेट तो है, बट मैं उसको यूज करके अपनी करंट लायबिलिटी कभी पे नहीं कर सकता। इसीलिए क्विक रेशियो के अंदर मैं करंट एसेट में से एक इन्वेंट्री माइनस कर देता हूं और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देता हूं, मेरा क्या आ जाता है, क्विक रेशियो आ जाता है। इसको मैं दूसरा नाम क्या बोलूंगा, क्विक एसेट्स, ठीक है। सर करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो, मेरी क्या बन जाती है, क्विक एसेट्स बन जाती हैं। सर इसका आइडियल रेशियो में बुक में केवल है 1:1। क्यों, क्योंकि अभी पैसे देने हैं ना, अगर तेरे पास जितने पैसे देने हैं उतने पैसे भी हैं तो अच्छी बात है, समझ में आ गया। इसीलिए अगर 1:1 बना है तो भी अच्छी बात है, इससे ज्यादा है तो और अच्छी बात है, इससे कम है तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन तुम सुधार लो, ठीक है। सर उसके बाद आते हैं सोल्वेंसी रेशियोज। सोल्वेंसी में सोल्वेंट हूं या नहीं हूं, मतलब जो मैंने उधार ले रखा है वो कितना है। सर उधार मतलब डेट, डेट मतलब ये डेट। सर डेट के अंदर 2 चीजें आती हैं, सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सर अभी बताया लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वगैरह, ठीक है। सर मैंने अपने एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट पे देना है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन ही, पैसे तो देने ही है ना, मेरा कर्जा ही है ना एक तरह से। सर लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब डिवेंचर, बैंक लोन वगैरह। सर लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये 2 चीजें आती है डेट के अंदर, समझ में आ गया। सर मैं डेट लग गया क्या होता है, सर मेरी इक्विटी कितनी है और मेरा डेट कितना है, मतलब सोल्वेंट के अंदर क्या आएगा, मैंने बिजनेस के अंदर जो उधार लिया हुआ है डेट वो कितना है मेरे इक्विटी के बदले में, उसके रेशियो में कितना है, तो डेट डिवाइड बाय इक्विटी, जो ये नाम है ना वही इसका क्या फॉर्मूला है सर, डेट इक्विटी रेशियो मतलब डेट डिवाइड बाय इक्विटी।
सर इक्विटी क्या होती है? सर मैंने शेयर होल्डर फंड पढ़ाया था अभी यहाँ पे। सर बैलेंस शीट में लिखा हुआ था शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर क्या था? सर मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, वही क्या होती है मेरी इक्विटी। मतलब शेयर होल्डर का जो फंड है उसको मैं इक्विटी बोलता हूँ, बस सिंपल। सिर्फ कैपिटल को नहीं, कैपिटल के साथ साथ क्या? सर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उसको क्या बोलता हूं मैं? इक्विटी बोलता हूं। समझ में आ गया? सर ये रेशियो मेरा निकल गया। सर उसके बाद टोटल एसेट्स डेट, ठीक है सर, जैसा नाम वैसा फॉर्मूला। टोटल एसेट्स डेट रेशियो मतलब टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेट, कि मेरी टोटल एसेट्स कितनी है मेरे डेट के कंपैरिजन में। समझ में आ गया? सर मैंने डेट और इक्विटी का देख लिया, डेट और टोटल एसेट्स का देख लिया। सर इक्विटी और टोटल एसेट्स तो रह गया। सर तीसरा वही तो फॉर्मूला है। सर मेरा प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब इक्विटी कितनी है टोटल एसेट्स के अंदर। सर प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब प्रोप्राइटरी फंड कितना है? प्रोप्राइटरी मतलब शेयर होल्डर। तो प्रोप्राइटरी रेशियो जब नाम तुमने सुना तो प्रोप्राइटरी का रेशियो ऊपर रखना है, मतलब ऊपर प्रोप्राइटरी फंड रखना है, उसको क्या बोलते हैं? सर इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। समझ में आ गया? सर इसके बाद बचते हैं दो फॉर्मूला। सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सर डेट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना हम। सर मैं क्या इंटरेस्ट पे करने के लिए कितना कमा रहा हूं वो मैं सोल्वेंट में बताता हूं। मैंने बैंक लोन तो ले लिया, अगर तुम्हें बैंक लोन दे रहे हैं ना तो कुछ बेसिस पे देते हैं, क्या कि क्या तुम मेरा इंटरेस्ट पे कर सकते हो, क्या तुम मेरी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो, तभी तुम्हें बैंक लोन देगा, वरना लोन नहीं देगा। अब क्या, अगर आपने किसी को पैसे देने हैं, ठीक है, तो तुम क्या देखोगे? क्या उस बंदे की इतनी इनकम है कि वो मेरे पैसे वापस दे सकता है? क्या उस बंदे की इतनी इनकम है कि मेरा इंटरेस्ट दे सकता है? वो इनकम कितनी होनी चाहिए? सर उसके बराबर होनी चाहिए क्या? नहीं। सर एक ऐसा बंदा जिससे आपने 100 रुपए लेने हैं और वो महीने के 100 रुपए कमा रहा है, तो उसको आप 100 रुपए दे दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो 100 रुपए कमा रहा है उसके अंदर से अपना घर भी चलाएगा, अपने बाकी एक्सपेंसेस भी करेगा, ठीक है। सिर्फ मेरे को थोड़ी पैसे देने हैं, उसने खुद तो जीना है ना, तो कम से कम 6-7 गुना होना चाहिए, ताकि वो खुद का खर्चा भी निकाल सके, सेव भी कर सके, बाकी एक्सपेंसेस भी कर सके और उसके बाद मेरे को भी दे सके। तो इसका एक आइडियल रेशियो में गिवन है इंटरेस्ट कवरेज का, क्या 6-7 टाइम्स होगा तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा होगा तो और अच्छी बात है। सर फॉर्मूला कैसे आया कि मेरा इंटरेस्ट कवर हो रहा है या नहीं? सर कैसे पता लगेगा? सर पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, कि मेरा प्रॉफिट कितना है मेरे इंटरेस्ट के मामले में, ठीक है। सर पीबीआईटी कैसे निकलता है? सर पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर मैं इंटरेस्ट कौन से प्रॉफिट में से दूंगा? ऐसा प्रॉफिट जो मेरा इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले आता है। सर टैक्स क्यों लिया आपने? आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट ले सकते थे। सर ऐसा नहीं होता, टैक्स जो होता है ना वो इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर लगता है हमेशा, इसीलिए इसको पीबीआईटी बोलते हैं। समझ में आया? टैक्स जो है वो हमेशा इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ही लगता है। तो कौन से प्रॉफिट में से मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं? ऐसा प्रॉफिट जो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरे पास पड़ा है। अगर मेरे को प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स गिवन है तो मैं क्या करूंगा? उसमें टैक्स प्लस कर दूंगा, इंटरेस्ट प्लस कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बस सिंपल। सर मेरा प्रॉफिट कितना है मेरे इंटरेस्ट के मामले, मतलब मेरा प्रॉफिट 6-7 गुना है क्या? अगर तुम्हें ये याद है ना, ये याद हो जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट कवर हो रहा है या नहीं। क्या वो 6-7 टाइम्स है? सर 6-7 टाइम्स मेरा क्या होना चाहिए? सर मेरा प्रॉफिट मतलब 6-7 टाइम्स ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है ना, तो प्रॉफिट क्या आएगा? ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? इंटरेस्ट। की मेरा इंटरेस्ट कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। सर लास्ट क्या बचा? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। सर मैंने डेट अलग से देख लिया, इक्विटी के साथ देख लिया, बट क्या डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड कर सकता हूं? सर कर सकता हूं। मैंने बिजनेस जब स्टार्ट करा था, जो मैंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके अंदर से मेरा डेट कितना है? जो मैंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करी उसमें से मेरा डेट कितना है? सर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमने कल भी करा था, जब सॉरी कल नहीं सर परसों करा, डे मैंने 1 में करा था जब मैंने गुरु का चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। अब डे 4 हो गया, मतलब डे 1 में करा था क्या कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। सर कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो मेरे को प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। सर जो मेरे को प्रॉफिट चाहिए मतलब सर मैंने जब बिजनेस स्टार्ट करना था मेरे को चाहिए थे 10 लाख रुपए, मेरे पास थे 4 लाख रुपए। मैंने क्या करा? सर 4 लाख मेरे पास थे,
1-2 लाख मैंने यहाँ दो वहां से अरेंज कर लिए दोस्तों वगैरह से, मतलब मेरे पास कितने हो गए, मेरी खुद की इक्विटी कितनी होगी 6 लाख। सर बाकी 4 लाख का मैंने बैंक से लोन ले लिया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। मतलब बिजनेस के अंदर मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी लगाई सर 10 लाख। उसमें क्या है सर, मेरा इक्विटी है प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग और वो भी आ जाएगा, मतलब डेट आ जाएगा। सर कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो सर मेरा डेट कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या है, तो जैसा नाम वैसा ही फॉर्मूला, सर डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप आपको ये दोनों रेशियो समझ आ गए होंगे, ठीक है। आगे करें, चलो सर इसके बाद आ जाता है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। सर हम क्या पढ़ रहे हैं, टर्नओवर रेशियो। सर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सेल के बेस पे निकालनी है कि सर टर्नओवर जो मेरी सेल चल रही है उसके कंपैरिजन में कितना है। बट इसके अंदर हम कुछ आपको रिलेवेंसी बताएंगे, आपने वो भी समझना है। सर फर्स्ट आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि मेरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है। सर इन्वेंट्री मतलब सर ओपनिंग और क्लोजिंग दो तरीके की होती है। सर इसके अंदर तुम्हें पेपर आने वाला है, तो तुम इसको डीप समझने में जाओगे बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, उससे याद कर लो, ज्यादा डीप मत समझना। वो मैंने पहले अकाउंटिंग रेशियो वाले डाल रखी है वीडियो, या तो वो देख लेना, पर अगर मैं सिर्फ शॉर्ट में याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। सर इन्वेंट्री में मेरी क्या होगी, इन्वेंट्री कैसे आती है सर, ओपनिंग और क्लोजिंग, इसके बीच में कुछ परचेज करनी होगी। परचेज मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट कैसे आती है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे आया, कब आया, वो मत जाओ, अभी टाइम नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के तो दो फॉर्मूले हैं, परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और एक है सेल्स माइनस जीपी। इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, इसके एवरेज से, जो मैं पूछा है। अगर ये टर्नओवर वर्ड लिखा हुआ है ना, तो वही चीज नीचे आएगी और ऊपर उसका रिलेवेंस आएगा। सर अगर टर्नओवर वर्ड दिख गया तो वो चीज जो पूछी है वो नीचे, उसके रिलेवेंट वाली चीज ऊपर। सर इन्वेंट्री से रिलेवेंट मतलब कॉस्ट, तो कॉस्ट ऊपर और इन्वेंट्री नीचे। आपके वर्ड का लग जाएगा एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। इसको तुमने समझ लिया। सर आगे चलते हैं। सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कि मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है। सर अब ट्रेड रिसीवेबल मतलब रिसीव होने वाले हैं, मेरे को पैसे मिलने वाले हैं। किससे पैसे मिलेंगे, सर मेरे डेटर से। सर डेटर से पैसे क्यों मिलेंगे, क्योंकि मैंने उनको क्रेडिट सेल करी होगी, उनको बेचा होगा उधार पे। तो सर ऊपर क्या आएगा, सर मेरी क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। सर ट्रेड रिसीवेबल्स, देखो सर क्या लिखा है, सर ट्रेड रिसीवेबल्स। सर यहाँ पे क्या आएगा, मेरी क्रेडिट सेल्स आएगी। सर मेरी क्या आएगी, क्रेडिट सेल्स, कि जिसको मैंने क्रेडिट सेल की, जिसको मैंने उधार सेल करी है, वहां से मेरे को एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो पूछा था वो नीचे, उसके साथ एवरेज लगा दिया। सर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सर नेट लिख सकता हूँ, मतलब सेल रिटर्न माइनस करने के बाद, ठीक है। सर अगला, सर ट्रेड पेबल, मेरे ट्रेड पेबल। सर मेरे को पता था यहाँ पे भी चीज लिखी होगी इन्होंने, जिसने लिखा है बस समझ जाओ। सर नेट क्रेडिट परचेज। सर परचेज कैसे, सर ट्रेड पेबल मैं किसको पे करूंगा, सर जिससे मैंने उधार खरीदा होगा, इसीलिए नेट क्रेडिट परचेज ऊपर आ जाएगी। सर बाकी किसी में कोई रिलेवेंट नहीं है, क्यों। सर एसेट कैसे बनती है, सेल्स हुई थी मेरे क्या, सर टर्नओवर रेशियो, फिर ऊपर सेल आएगा सिंपल। सर सेल डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। सर फिक्स्ड एसेट लिख दिया तो सेल डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। सर मैंने वर्किंग कैपिटल लिख दिया तो सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल क्या होती है, सर वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। समझ में आ गया, ज्यादा डीप में समझाऊंगा और टाइम लग जाएगा, इसलिए चलते हैं आगे। सर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होते हैं, सर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मतलब मेरा प्रॉफिट कितना है। सर अब हमने प्रॉफिट पढ़े हुए हैं। सर प्रॉफिट कितने प्रकार के होते हैं, सर 3 टाइप के होते हैं। सर जीपी, ओपी एंड एनपी। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट कितना है सेल के मामले में। सर 25% जीपी है, मतलब जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सर इन सब के आगे ना इनटू 100 लगा देना, ये हमेशा परसेंट में निकलते हैं,
ठीक है सर। जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 मेरा जीपी रेशियो आ गया सर। एनपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 मेरा एनपी रेशियो आ गया सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 से डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गया सर। बचेंगे दो रेशियो सर। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ये ऑपरेटिंग है सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब बिजनेस को चलाने के बाद जो मेरे को प्रॉफिट आया, ठीक है सर। अब चलाने का जो प्रॉफिट आया वो कैसे आया सर? चलाने के खर्चे माइनस कर दिए, किसमें से? सेल्स में से, ठीक है। तो जो चलाने के खर्चे हैं सर क्या? एक तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर। ऑपरेटिंग क्या होते हैं सर? ऑपरेटिंग मतलब चलाने तक के खर्चे, नोट चलाने के खर्चे सर। मैं बिजनेस चला रहा हूं, मेरी कन्फेक्शनरी की शॉप है, तो उसके मेरे खर्चे क्या क्या होंगे सर? आप तो कहोगे आपने जगह ले रखी है रेंट पे तो उसका रेंट हो गया सर। आपने सामान रख रखा है, लाइटिंग वगैरह होगी सर। बंदे को सैलरी देते हो वो हो गया सर। वो चलाने के खर्चे हैं, बट चलाने तक के खर्चे क्या हैं सर? मैं सामान भी तो खरीद के लाया हूं, मेरी जो गुड्स मैं बेच रहा हूं उसकी भी तो कॉस्ट आ रही है, वो भी तो मेरा एक्सपेंस है। तो सर सबसे पहले क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस मेरे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं लिखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ऐड करनी है। समझ में आ गया सर? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 सर। इन दोनों का टोटल हमेशा 100% बनेगा सर। अगर ये 70% है तो ये 30%, ये अगर 80% है तो ये 20%, अगर ये 60 है तो ये 40, इन दोनों का टोटल हमेशा 100 होगा। क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कहेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 28% है, बताओ ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगा सर? ऑपरेटिंग रेशियो आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है सर। क्या आएगा? ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स डिवाइड बाय सेल्स सर। लास्ट आ गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सर। इन्वेस्टमेंट पे कितनी रिटर्न मिल रही है सर? मैंने इन्वेस्टमेंट क्या की सर? कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी सर कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड सर। क्या मिल रही है रिटर्न? मेरे को रिटर्न क्या मिलता है सर? पीवीआईटी, सिंपल पीवीआईटी जो रिटर्न मिला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो रिटर्न मिली किस पे? इन्वेस्टमेंट पे, तो रिटर्न ऊपर इन्वेस्टमेंट नीचे सर। पीवीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। मेरा चैप्टर क्या हो गया सर? खत्म। अब हमें क्या गिवन होगा? हमें गिवन होगा ये, और क्या गिवन होगा? और गिवन होगा ये सर। कैसे? मेरे को ऑलरेडी ये गिवन होगा, मेरे को टोटल एसेट्स गिवन होंगी और ये रेशियो गिवन होगा। वो क्या कहेगा? मेरे को इक्विटी बता दो सर। बता दोगे सर? मेरे को ये गिवन है, इसका फॉर्मूला मेरे को पता है, फॉर्मूले के अंदर मेरे को टोटल एसेट गिवन है, मैं इसको सोल्व करके क्या निकाल लूंगा? मेरा डेट निकाल लूंगा सर। डेट पता है मेरे को, ये फॉर्मूला पता है मेरे को, इसका रेशियो भी पता है सर। इसको सोल्व करके मैं क्या निकाल लूंगा? इक्विटी। ये तुमने पूछा था सर, उसमें यही कहेगा कि सर करंट रेशियो ये है, टोटल एसेट्स ये हैं सर, डेट ये है, बताओ इक्विटी क्या है सर। मतलब ऐसा कुछ ना कुछ वो इधर उधर करके कर देगा और तुमसे पूछेगा कि ये निकाल के दिखाओ। बुक के अंदर क्वेश्चन है, पुराने में जो वीडियो डाल रखी है अकाउंटिंग रेशियो वाले, उसके अंदर क्वेश्चन भी करा रखे हैं, प्रीवियस ईयर वाले भी करवा रखे हैं, बुक से भी करवा रखे हैं। 4 क्वेश्चन कराए थे, पर वो 4 क्वेश्चन बढ़िया थे। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तुम देख लेना, ठीक है। चलो आगे चले सर, अगले चैप्टर में चलते हैं। अब सर हमारा बच गया एक लास्ट चैप्टर। हमने अभी तक पूरे 5 चैप्टर कर लिए सर, एक लास्ट चैप्टर बच गया कैश फ्लो सर। ये सेम मतलब इस बुक के अंदर ना इतना कुछ भी नहीं है, बच्चा 20 मार्क्स इजीली ले सकता है अगर इस बात को समझ ले। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली ना, आपको खुद को पता लग जाएगा, खुद को समझ आ जाएगा कि हाँ अभी तक जिसको मैं पहाड़ समझ रहा था ना, वो बस एक छोटी सी पहाड़ की चोटी थी बस। कहते हैं ना स्मॉल हिल, जिसको हम इसको माउंट एवरेस्ट समझ रहे थे ना, वो कुछ भी नहीं था। तो हम कैश फ्लो पढ़ेंगे और देखना कैश फ्लो तुम्हें इतना इजी लगेगा सर। सबसे पहले पता होना चाहिए सर कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है कि कहां से कैश आया, कहां कैश गया, पूरे साल के अंदर कहां से कैश आया और कहां कैश गया, बस सर। इसमें सिर्फ कैश आइटम लिखेंगे, कोई भी जो हम लिखते हैं ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह वो नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अक्रूवल बेसिस होता है, पर यहाँ पे हमने कैश बेसिस पे कैश फ्लो बनानी है। जितना कैश आया उतना लिखेंगे और जब आया तब लिखेंगे,
सर जितना कैश आया तब लिखेंगे, जैसा कैश आया वैसा लिखेंगे, मतलब सिर्फ कैश लिखेंगे, नॉन कैश आइटम यहाँ पे कोई भी नहीं दिखेगी। सर बिजनेस के अंदर तीन तरह की एक्टिविटी होती है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक 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 सर कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक लास्ट में आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है सर, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सर उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और लास्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं, मतलब कंपनी जो ऑपरेट करती है उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जब इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इन्वेस्टिंग, और फाइनेंस में फाइनेंसिंग। सर बात समझो हमें क्वेश्चन कैसे आएगा। सर क्वेश्चन में सीधा गिवन होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कहां से पैसे आए। सर इसके दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। सर फॉर एग्जांपल, सर मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस से कितने पैसे आए कैसे पता लगेगा? जितनी मेरी सेल हो रही है, जैसे अपन नेट प्रॉफिट P&L बनाते हैं ना, सेम अपन ने P&L बनाना है बट सिर्फ कैश आइटम का। P&L बनाना है बट सिर्फ कैश आइटम का, मतलब कैश बेसिस वाला जो P&L होता है उसको अपन डायरेक्ट मेथड बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। समझ में आ गया? सर सेल उतनी दिखाएंगे जो रियल में कैश सेल हुई है, सर परचेज उतनी दिखाएंगे जो रियल में कैश परचेज हुई है। ठीक है, उसके बाद सर सारे एक्सपेंसेस सारे प्रॉफिट उतना उतना दिखाएंगे जो रियल में कैश में आए हैं, जितना रियल में कैश में आपने दिए हैं। इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एडवांस कुछ भी नहीं दिखाएंगे। सर नॉन कैश आइटम भी नहीं दिखाएंगे, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह। ठीक है, तो सर एक P&L ही होता है बट कौन सा? सर जिसके अंदर सिर्फ कैश बेसिस वाला होता है। सर जो नॉन कैश आइटम है उसको निकाल दें, सर निकाल दो, सर वो बन जाता है इनडायरेक्ट मेथड। मैं शुरू ही कहां से कर रहा हूं? मेरे नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट मैंने शुरू करा, मतलब मेरा नेट प्रॉफिट जो होगा वो कैश में ही होगा, मैं ये मान के चलता हूं। मैं कैश फ्लो बनाता हूं, क्या मानता हूं कि सारी सेल सारी परचेज मैंने किसमें करी है? कैश में करी है। सर इसके अंदर से जो अलग आइटम्स होती है वो माइनस कर दो, मतलब निकाल दो। सर जैसे कि अब इसमें एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? सर सबसे पहले डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने P&L के अंदर डेप्रिसिएशन माइनस करा होगा, बट क्या वो मेरी कैश आइटम है? क्या मैंने किसी को डेप्रिसिएशन पे करा है? क्या वो मेरा रियल में एक्सपेंस है कैश? सर नहीं है। तो नॉन कैश आइटम को एलिमिनेट करना है। सर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस करा हुआ है, तो एलिमिनेट कैसे करेंगे? उसको ऐड करके। इसलिए डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सर मेरे जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, क्या ये मेरे जो मैंने दिए हैं कौन सी एक्सपेंसेस हैं? सर मेरे फाइनेंसिंग के एक्सपेंसेस हैं। सर क्या वो मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एक्सपेंसेस हैं? सर नहीं। ये जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन से हैं? फाइनेंसिंग के। और साथ में जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, सर ये मेरा लॉस हुआ, मैंने डिस्काउंट दिया, मेरी एक्सपेंस वाली साइड दिख रहा होगा, बट क्या रियल में मैंने किसी को कैश आइटम दी है क्या? सर ये नॉन कैश आइटम है, इसको एलिमिनेट करो। ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है, इसको क्या कर दो? सर ऐड कर दो। तो उसके बाद गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इसको आप क्या करते हैं? सर आप राइट ऑफ कर देते हैं ना। क्या वो रियल में पैसे गए हैं मेरे? क्या वो रियल में लॉस हुआ है मेरा? नहीं हुआ, इसलिए वापस ऐड कर दो। सर उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सर मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के ऊपर क्या दे रहा हूं? इंटरेस्ट दे रहा हूं। सर हाँ मेरी कैश आइटम है, बट वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। वो मेरी कौन सी एक्टिविटी है? सर मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसलिए यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा मतलब क्या दो जगह दिखाऊं? नहीं सर, यहाँ से क्या कर दो? हटा दो। हटा दो मतलब माइनस है तो ऐड कर दो। जो चीज माइनस है ऐड कर दो, जो ऐड है उसको माइनस कर दो। सर अगला, सर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैंने मशीन बेची, लॉस आ गया। सर मशीन क्या है? मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसका लॉस भी कहां जाना चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इसीलिए ऑपरेटिंग से हटा दो, वापस ऐड कर दो। सर उसके बाद लास्ट में इंक्रीज इन प्रोविजंस फ्रॉम डाउटफुल डेट्स। सर मेरा जो प्रोविजन बनाया था ना वो बढ़ गया, मैंने बढ़ाया, मतलब मैंने प्रोविजन और बनाया है। क्या मैंने प्रोविजन बनाया वो रियल में कैश में अलग से रखा? सर नहीं, मेरा उतना ही कैश है। तो क्या मेरा रियल एक्सपेंस है? सर नहीं है, इसे वापस ऐड कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत। सर उसके बाद सेम जैसे ये चीजें ऐड करनी है, बाकी चीजें लेस करनी है। सर कैसे? सर इंटरेस्ट की इनकम आई, इंटरेस्ट कैसे मिला होगा? मैंने इन्वेस्टमेंट करी होगी, इन्वेस्टमेंट करी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने लेस कर दिया। इनकम मैंने ऐड करी होगी, इसलिए मैंने क्या कर दी? लेस कर दी। सर डिविडेंड इनकम, सर मेरे को डिविडेंड मिला होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
सर मेरे को रेंटल इनकम मिली है, सर इन्वेस्टिंग है, ये सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सर गेन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, सर इन्वेस्टिंग, फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग में है तो सर गेन भी वहां पे। सर डिक्रीज इन प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, सर नॉन कैश आइटम। सर ओपनिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया इसमें। सर क्या आया, ये कुछ करने के बाद मेरे पास क्या बचा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर मतलब अभी तुम्हें बताया ना कि जो सेल्स है वो एक्चुअल कैश वाली लेनी है, सर जो परचेज है वो एक्चुअल कैश वाली लेनी है, तो जो क्रेडिटर डेटर्स हैं वो कौन से होते हैं, सर नॉन कैश। पर जब मैं नेट प्रॉफिट ले रहा हूं तब इसके अंदर वो भी तो आ गए ना, क्योंकि नेट प्रॉफिट के क्या जो मैंने सेल्स लिखी होगी P&L में वो कौन सी होगी सर, वो नॉन कैश वाली भी तो होगी, मतलब क्रेडिटर्स वाली भी तो होगी, डेटर्स वाली भी तो होगी, तो उसको भी तो माइनस करना है। वो मेरी क्या होती है सर, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले कि जो मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सर वो आ गए। अब इसके बाद मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लगाने हैं। सर वर्किंग कैपिटल में जो चेंज होगा सर उसको कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे जो डेटर्स हैं वो बढ़ गए, सर डेटर बढ़ने से क्या होगा, डेटर बढ़ गए इसका मतलब मैंने सेल उधार ज्यादा करी होगी, मैंने सेल उधार ज्यादा करी होगी, मैंने प्रॉफिट बढ़ा दिया होगा, बट वो सेल से मेरा प्रॉफिट बढ़ा, बट रियल में मेरा प्रॉफिट बढ़ा, मेरे पास पैसे बढ़े नहीं बढ़े सर। तो जब मेरा रियल में प्रॉफिट ही नहीं बढ़ा तो वो जो मेरी इंक्रीज इन क्रेडिट सेल है, मेरी इंक्रीज इन डेटर्स है, क्या वो रियल में मेरा प्रॉफिट दिखना चाहिए, सर नहीं दिखना चाहिए, कैश माइनस कर दो सर, कैश कम होगी उससे। इसीलिए इंक्रीज इन करंट एसेट हमेशा माइनस होता है। समझ में आ गया, मेरी डेटर्स क्या है, करंट एसेट है, तो करंट एसेट में इंक्रीज हुआ बट मेरी कैश में इंक्रीज नहीं हुआ, इसलिए उसको मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, लेस कर रहा हूं। सर इसका अपोजिट, मैंने क्रेडिट परचेज करी मतलब एक्सपेंस दिखाया होगा, बट मैंने पेमेंट करी, सर नहीं करी, क्या मेरी कैश गई, सर नहीं गई। इसका मतलब जो मेरी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है उससे मेरा जो प्रॉफिट है वो कम नहीं हो रहा, इसलिए वापस ऐड कर दो। इसका मतलब मेरी कैश कम नहीं हो रही, कैश बढ़ा दो, जो मैंने एक्सपेंस दिखाया है वो रियल में कैश में है ही नहीं। समझ में आ गया। सर इसका अपोजिट कर दो, सर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अगर ऐड कर रहा हूं तो वहीं पे अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है उसको क्या करूंगा, लेस। सर कैसे, मेरे क्रेडिटर्स को कम पैसे देने हैं, पिछले साल ज्यादा देने थे, इस साल कम देने हैं, इसका मतलब मैंने पैसे दे दिए होंगे तभी मेरी करंट लायबिलिटी कम हो रही है ना, मैंने पैसे दे दिए होंगे ना, तो मेरी कैश आउटफ्लो है, सर लेस कर दो। सर करंट एसेट, मेरे डेटर कम हो रहे मतलब मैंने पैसे ले लिए होंगे तो कैश बढ़ी होगी, सर इनफ्लो है, मेरे को ऐड कर दो। समझ में आ गया। सर सिर्फ यही था वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर इसके बाद सिर्फ मेरे टैक्स का करना है और मेरा ऑपरेटिंग खत्म हो जाएगा। सर कैसे, सर ये मेरा आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। सर इसके बाद जो इंटरेस्ट मैंने इनकम टैक्स पे किया है, सर मैंने इनकम टैक्स पे किया होगा वो माइनस कर दो, मेरे पास क्या आ गया, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं, मेरा लॉस बाय फायर हो गया था, सर आग लगी पिछले साल जिसकी वजह से मेरा लॉस हो गया, क्या वो रियल में कैश का लॉस है, वो लॉस कहां गया होगा, सर P&L में गया होगा, P&L में गया होगा मतलब नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा, बट क्या रियल में नेट प्रॉफिट कम हुआ मेरा, क्या रियल में कैश कम हुई, सर नहीं हुई, तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा, सर करना पड़ेगा। सर पर जो लॉस हुआ वो लॉस असली में हुआ था ना, सर मेरे कहीं ना कहीं तो उसका फर्क पड़ा होगा ना कैश के अंदर, समझ रहे हो, मतलब मेरा अगर लॉस हुआ तो कहीं ना कहीं तो कैश में फर्क पड़ा होगा ना। सर जो मेरी बिल्डिंग जली है क्या उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी, सर जो मेरा स्टॉक जल गया उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी, सर कैश का कहीं ना कहीं तो मेरा लॉस हुआ है, बट क्या वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नहीं सर। क्या मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, नहीं सर। क्या मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, नहीं सर। तो जो कहीं नहीं आता वो अपने मेन घर में आता है, मतलब ऑपरेटिंग में। तो इसीलिए जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं वो किसी से भी रिलेट नहीं करती, इसीलिए लास्ट में आके उसको हम यहीं पे क्या कर देंगे, सही कर देंगे। सर इससे पहले मैं क्या कराऊंगा, सर ये दिख रहा है तुम्हें, सर ये क्या है, अगर हमें ये चीज गिवन नहीं है तो हमको निकालनी पड़ेगी, निकालेंगे कैसे, हमें बैलेंस शीट गिवन होगी, बैलेंस शीट के अंदर P&L रिजर्व एंड सरप्लस गिवन होगा। सर अगर रिजर्व एंड सरप्लस में स्पेसिफिक P&L बैलेंस गिवन है तो उसका डिफरेंस ले लेंगे,
सर डिफरेंस बिटवीन करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ठीक है। अगर हमें बैलेंस शीट गिवन है, उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, और रिजर्व एंड सरप्लस में P&L अलग से गिवन है, तो उसका बैलेंस लेना है। अगर में P&L गिवन नहीं है तो रिजर्व एंड सरप्लस का ही क्या ले लेंगे, हम बैलेंस ले लेंगे, चेंज ले लेंगे। तो चेंज इन करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का डिफरेंस ले लेंगे। वो मेरा क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा सर मेरा इस साल का, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला। सर उसके बाद इन चीजों में मैंने 5 चीजें ऐड करनी है। क्या 5 चीजें सर? 1 2 3 4। सर 5 में था सर, ये 5। सर क्या मैंने जो वो प्रॉफिट P&L में लिखा है, रिजर्व एंड सरप्लस में P&L के अलावा क्या होगा सर? जनरल रिजर्व भी होंगे ना सर। जनरल रिजर्व बढ़ रहे हैं सर। जनरल रिजर्व बढ़े कैसे? मैंने प्रॉफिट में से निकाल के उसमें हिस्सा डाला होगा। हिस्सा डाला होगा मतलब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कम हो गया होगा। तो जो ये P&L की वैल्यू मेरी कम आ रही है, किसकी वजह से आ रही है सर? जनरल रिजर्व में डालने की वजह से। कैसे? पिछले साल 10,000 थे, इस साल 15,000 है। मतलब मेरी गुल्लक के अंदर पहले 10 थे, अब 15 है, तो मैंने 5 कहां से डाले सर? इस साल के प्रॉफिट से डाले, इसलिए मैं उसको वापस ऐड कर दूंगा। सर मेरे को प्रॉफिट हुआ होगा कैश में, वो दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैंने गुल्लक में डाल दिए। मेरे पास पैसे पड़े हैं बट दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि गुल्लक में डाल दिए। समझ में आ गया? इसलिए मैं ऐड कर दूंगा। जो गुल्लक वाले पैसे हैं वो भी मेरे ही हैं, पर कौन से? जो इस साल के हैं, क्योंकि हम कैश फ्लो किसकी बना रहे हैं? इस साल की बना रहे हैं। समझ में आया? सर आगे चलो। सर आगे प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। जो मैंने पिछले साल प्रपोज किया वो मैंने इस साल पे भी तो किया होगा। जो मैंने पिछले साल प्रपोज किया वो इस साल पे भी तो किया होगा। और जो इस साल मैंने प्रपोज किया वो अगले साल पे करूंगा। सर जो मैंने पिछले साल प्रपोज किया था वो इस साल पे कर रहा हूं। सर वो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तो किसमें जानी चाहिए? फाइनेंसिंग में। बट वो मैंने कहां डाल दी होगी सर? P&L में। क्या वो P&L में मैंने सही डाली? नहीं सर। सर P&L मतलब ऑपरेटिंग, जाने किसमें थी? फाइनेंसिंग में। इसीलिए ऑपरेटिंग के अंदर वापस ऐड कर देंगे और फाइनेंसिंग के अंदर लेस कर देंगे। इन शॉर्ट जब तुम कैश फ्लो प्रॉपर बनाओगे ना, इसका कोई फर्क नहीं आएगा। यहां प्लस कर रहे हो, यहां माइनस कर रहे हो, कोई फर्क नहीं आएगा। बट उसमें ना अंडरस्टैंडिंग है क्या कि वो सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसलिए फाइनेंसिंग में जाना चाहिए। समझ में आ गया? सर वो फाइनेंसिंग में जाना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्रपोज डिविडेंड है प्रीवियस ईयर वाला मैंने पे करा है, कैश में पे करा है, मेरा माइनस होना चाहिए। बट वो माइनस कहां से होना चाहिए सर? यहाँ से, फाइनेंसिंग वाले से। इसीलिए ऑपरेटिंग में ऐड करना, ऑपरेटिंग में मतलब यहाँ पे ऐड कर देने का। समझ में आया? सर सेम इंटरिम डिविडेंड, मैंने इंटरिम डिविडेंड पे करा, माना मैंने पे करा, मैंने कैश भी दी सर, वो आउटफ्लो भी है, कैश फ्लो में आना भी चाहिए, बट कौन सी एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग में। इसलिए वहां पे दोबारा से क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये 3 चीजें समझ में आई। सर चौथी चीज, सर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। सर मेरे को पता है कि मेरे को इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं इस साल उसका प्रोविजन बनाऊंगा। प्रोविजन बनाऊंगा मतलब मेरे पैसे होंगे, उसमें से अलग गुल्लक में डालूंगा। सर गुल्लक मतलब मैंने उसके अंदर इनकम टैक्स के नाम के पैसे डाले। क्या वो मेरा रियल में कैश फ्लो हुआ? सर नहीं। सर वो कैश मेरे पास अभी भी गुल्लक में ही पड़ी है, तो वो गुल्लक भी क्या मानूंगा? ऐड कर दूंगा। समझ में आ गया? सर उसके बाद लास्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऐड कर देने की। सर जो मेरा लॉस बाय फायर हुआ था, क्या वो मेरा रियल में कैश एक्सपेंस था? क्या वो मेरा ऑपरेटिंग होना चाहिए? सर नहीं होना चाहिए, इसीलिए ऐड कर दो। बट सर वो ना इन्वेस्टिंग है ना फाइनेंसिंग है, इसीलिए लास्ट में आके लेस भी कर दो। सर ये रहा, सॉरी सर ये रहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स डेबिट टू P&L, सर लेस कर दो। मतलब वही चीज यहाँ पे पहले ऐड होगी, वही चीज ऑपरेटिंग के लास्ट में आके लेस हो जाएगी। सर 5 चीजें देखी जो हमें लेस करनी है। सर 6th आइटम होती है जो हमने वापस ऐड करनी है। यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या थी? जो डेबिट हुई है, मतलब लॉस। सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऐड लेस कौन सी करूंगा? जो क्रेडिट हुई है। समझ में आ गया? सर जो मेरा प्रॉफिट था सर कैसा? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से बहुत सारे पैसे मिल गए सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। गवर्नमेंट ने मेरे को मतलब कुछ भी मान लो लॉटरी निकल गई, सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो सर यहाँ पे पहले माइनस कर दूंगा, बाद में यहाँ पे ऐड कर दूंगा, क्योंकि जो कहीं का नहीं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। सर इसी के साथ मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म होता है। किसी को कोई डाउट?
नहीं है, आगे चलें। चलो सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब हमने ऑपरेटिंग पढ़ लिया सर, इसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है सर। इन्वेस्टिंग मतलब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आप किसमें, अपने पीपीई में, टेंजिबल इंटेंजिबल में, ठीक है। किसी के अंदर आपने शेयर्स खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए सर, वही सारी इन्वेस्टिंग होती है बस। सर प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, मैंने मशीन बेची, मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पैसे मिले, इनफ्लो हुआ। सर मशीन बेचूंगा, पैसे मिलेंगे मतलब यहाँ पे ऐड होंगे। सर प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल, मैंने अपना कॉपीराइट बेच दिया, वही पैसे मिलेंगे तो इनफ्लो ऐड हो गया। सर प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सो मैंने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच दी। सर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, सो मेरे को इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है दूसरी कंपनी में। सर ये देखना इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर रिसीव हुई है मेरे को, मतलब किसी और कंपनी के अंदर मैंने इन्वेस्ट कर रखे तब रिसीव हुई ना। सर यहीं पे अगर पेड लिखा होता तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी बन जाता। क्यों? क्योंकि मैं पे किसको कर रहा हूं, खुद की कंपनी वालों को। सर खुद की कंपनी वालों को मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ में आ गया डिफरेंस? सर आगे रेंट रिसीव, सर रेंट रिसीव हुआ, मैंने बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेंट आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर समझ में आया? बस इतना सा मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कुछ भी नहीं था। सर डेप्रिसिएशन भी तो मेरा पीपी पे लगता है सर, वो नॉन कैश आइटम होती है, हम किसी को देते नहीं है, ठीक है, इसीलिए वहां पे हमने इसको ऐड कर दिया था। जैसे यहां पे लिखा था ना सर गेन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये है सर गेन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, यहां पे लेस करा था ना सर, ये देखो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, इसी के अंदर ये गेन भी तो होगा। जो गेन यहां माइनस कर रहा हूं वो इस सेल वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा ना, तो वो यहां पे आ गया ना, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था। सर रियल में कैश फ्लो हुआ है, बट डेप्रिसिएशन यहां पे आया, यहां पे नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। तो ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, तभी तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा, तुम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। सर लास्ट में आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर क्या आएगा इसमें? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर सर मैं शेयर इश्यू कर रहा हूं, शेयर इश्यू कर रहा हूं, पैसे मिलेंगे, मेरा इनफ्लो। सर डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं, पैसे मिलेंगे। मैं बैंक लोन ले रहा हूं, पैसे मिलेंगे। मैं उस पे इंटरेस्ट डिविडेंड दे रहा हूं, सर मेरे पैसे जाएंगे। सर वही यहां पे है। सर पढ़ो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, proceeds from other long term borrowings, लोन वगैरह। सर proceeds from short term borrowings, सर वही लोन वगैरह। increase in bank overdraft, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लोन ही होता है छोटा सा, increase हो रहा है मतलब मैंने लोन ले लिया, मतलब पैसे मिल रहे हैं इसलिए increase हो रहा है सर। decrease in bank overdraft, सर ये माइनस हो जाएगा, सर यहाँ पे लेस लिख लेना, यहाँ पे ये चीज लेस होगी सर, ठीक है। लो डबल एस देख रहे हो तुम भी। सर डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, सर बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो तो माइनस कर देंगे। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, पेमेंट कर रहा हूं कैश आउटफ्लो, माइनस होगा। सर पेमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड, सर माइनस होगा, पैसे जा रहे हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग, सर माइनस होगा, पैसे जा रहे हैं। सर इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, सर पैसे जा रहे हैं। सर रिडेम्पशन डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर, सर पैसे जा रहे हैं। सर नेट कैश फ्रॉम, सर बस यही कुछ होगा। अब जो पैसे मेरे को यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मिले, सर जो पैसे मेरे को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मिले, और जो पैसे मेरे को क्या कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी से मिले, इन तीनों को ऐड कर दूंगा। ये प्लस का आया होगा, ये प्लस का माइनस का भी हो सकता है, ये भी प्लस माइनस मतलब कुछ भी हो सकता है। सर इन तीनों को ऐड कर दूंगा, जो नेगेटिव बैलेंस है उसको माइनस कर दूंगा, पॉजिटिव वाले को ऐड और नेगेटिव वाले को माइनस। मेरे पास आ जाएगा नेट चेंज इन कैश फ्लो, कि मेरा नेट चेंज कितना हुआ इस साल। सर उसमें प्लस क्या कर दूंगा, इस साल का जो मेरा ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है सर। नेट कैश फ्रॉम यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो भी हुआ। सर एबीसी ऐड कैश इक्विवेलेंट्स, तो जो ओपनिंग बैलेंस था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? सर मेरा कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या होती हैं? सर मेरी क्या होती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती हैं। सर बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं होता, वो मेरा क्या होता है? सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। सर बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, बट बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा फाइनेंसिंग है। इस बात को याद रखना।
सर मार्केटेबल सिक्योरिटी लिख दे तो सर होती तो करंट एसेट है, बट वो करंट एसेट में नहीं आती, वो किसमें आती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। सर मेरी एक बात का जवाब दो, मैंने बैंक में पैसे जमा कराए, कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है? सर इनफ्लो है या आउटफ्लो है? सर मैंने पैसे जमा कराए, सर पैसे चले गए, तुम कहोगे आउटफ्लो है। सर गलत। क्यों? सर कैश और बैंक क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश जा रही है बट बैंक तो बढ़ रही है ना, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा ना, किसी एक्टिविटी में आएगा? सर नहीं आएगा। सर यही तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यूज में, अगर मैंने पैसे जमा कराए तो कौन सी एक्टिविटी है? तुम कहोगे सर ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। सर कोई एक्टिविटी नहीं है, वो तो चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। सर चेंज भी नहीं है मेरे, मतलब मैं बोलो चेंज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कैश चली जाएगी, बैंक में नहीं ऐड होगी। ठीक है सर, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आती है। सर मैंने मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीद ली, कौन सी एक्टिविटी है? कोई एक्टिविटी नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। समझ में आ गया? अगर ऐसा एमसीक्यू है गलत तो नहीं करोगे? सर नहीं करेंगे। सर यही कुछ था मेरा कैश फ्लो में। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा, ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख के आया, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 7000। सर प्लांट परचेज 20000, intangible assets written off during the year 10000, debentures redeemed on 1st Feb 2024 12000। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज बीन पेड अप टू द डेट। सर मैंने इंटरेस्ट दे दिया, अगर ये ना लिखा होता तो भी मैं मानता कि मैंने इंटरेस्ट दिया होगा, मैं निकाल लेता। ठीक है सर, मेरे को बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट के साथ साथ मेरे को कुछ नोट्स गिवन है। सर क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है सिर्फ 12 और 24 की हैं। जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है कितने का और कितने का। चलो सर अब शुरू करें। सर मैंने क्या कहा था? सबसे पहले जब कैश फ्लो बनाना है तब क्या करना है? सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है। क्या बनाना है? फॉर्मेट। सर फॉर्मेट कैसे बनता है? सर फॉर्मेट ऐसे बनता है सर, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये क्या है? मेरी कैश फ्लो। चलो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट या फिर सिंपल पीबीआईटी। ठीक है सर, पीबीआईटी ऐसे लिख दो, ज्यादा चक्कर मत करो। सर ऐसे लिख दिया। सर क्या वो गिवन है? सर गिवन तो नहीं है। तो जब गिवन नहीं होता मैं क्या करता हूं? सर मेरे को बैलेंस शीट गिवन है, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड गिवन है, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 21,120 एंड 20,080। इसका मतलब जो इसका चेंज है वही क्या होगा? करंट ईयर का नेट प्रॉफिट। बट जब मैं ये चेंज लेता हूं उसके अंदर 5 चीजें ऐड करता हूं, एक चीज माइनस करता हूं, सर वो क्या होती है? सर उसके अंदर था सबसे पहले, याद करो मेरे साथ, सर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, सर इंटरिम डिविडेंड, उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और लास्ट के अंदर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ये 5 चीजें पहले मैं ऐड करता हूं, उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में माइनस कर देता हूं। समझ में आया? सर इसका डिफरेंस निकालो जल्दी से, कितना आएगा? सर ये देखो 20,000 मान लो इसको, ये 21,120 है, इसका मतलब 1,120 रुपए इसका डिफरेंस हो गया। बट 80 रुपए इधर भी है तो वो माइनस कर दो, इसका मतलब 1,040 रुपए इसका क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। सर यहाँ पे बनाएंगे नोट, सर वर्किंग नोट, सर चेंज कितना आ गया? 1,040 आ गया। ठीक है सर, इसमें क्या प्लस करना था? सर वो 5 चीजें, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 7,000 प्लस करना था। सर करना था सर, प्लस इंटरिम डिविडेंड 7,000। क्या रिजर्व एंड सरप्लस के लिए जनरल रिजर्व कुछ गिवन था? सर नहीं था। नहीं गिवन मतलब नहीं है, मैंने गुल्लक नहीं बना रखी सर। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। सर प्रपोज डिविडेंड कहीं गिवन नहीं है सर। तो उसके बाद इनकम टैक्स, सर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाउटफुल है सर। इनकम टैक्स का तो कहीं हमें जिक्र ही नहीं करा इन्होंने,
नहीं करा ना सर, नहीं करा सर, इनकम टैक्स पे चला गया सर। अब क्या बचा सर, जनरल रिजर्व हो गया, इंटरिम डिविडेंड हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया और ये हो गया सर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बचे सर, गिवन है क्या हमें, प्लांट परचेज है, ये है, ये है, ये है सर, में एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिवन भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। यही चीज हमारी क्या आ जाएगी जो हमने लिखी है सर, मेरा पीबीआईटी आ जाएगा सर, कितना आ गया 8040 रुपीज आ गया। समझ में आया सर? यहाँ पे पीबीआईटी लिख दो 8040 रुपीज। ओके सर, सर लिख दिया सर। इसके बाद क्या करते हैं सर, जो चीजें अब ये सब चीजें होगी सर, सबसे पहले हम जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद बैलेंस शीट की एक एक आइटम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, उसको खत्म करेंगे। ठीक है, कैश फ्लो के अंदर हमें कोई भी चीज अगर नहीं छोड़नी, सबसे पहले ये कर दो, उसके बाद बैलेंस शीट की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक तुम लगो और सारा कवर कर लो। सर यहां पे मैं क्या बना रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, मैं मानता हूं यहां पे आ जाएगी सर। यहां पे सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सर यहां पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है सर, हो गया। अब लिखना शुरू करते हैं सर। मैं क्या गिवन है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। उसके अंदर दो चीजें होंगी क्या सर, एक तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया बट मैंने रियल में कैश में दिया सर। कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग से कहीं पे एक दो, ये लो सर, लेस इंटरिम डिविडेंड मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है सर, कितना 7000 रुपीज। सर अगला क्या गिवन है, मैंने प्लांट परचेज करा है 20,000 का, पर सर ये देखो पीपी हमें यहाँ पे भी गिवन है सर, कितनी 60,000 और 40,000। इसका चेंज कितना है 20,000 का। इसका मतलब ये 20,000 सर ये पिछले साल का है, ये इस साल का है सर। इस साल जो है वो 20,000 बढ़ गया सर। कैसे बढ़ा सर, मैंने प्लांट परचेज कर लिया इसलिए बढ़ा ना, मतलब मैंने परचेज करा, मेरी आउटफ्लो ही कैश फ्लो की। सर इन्वेस्टिंग के अंदर लेस कर दूंगा, प्लांट परचेज्ड सर, पैसे गए कितने 20,000 गए सर मेरे। ठीक है सर। अगला सर इनटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। सर अब कहोगे कि अगर पीपी में इन्वेस्टमेंट है तो इंटेंजिबल भी इन्वेस्टमेंट होगी सर, बट ये बात सुनो, जब मैंने सेल करी तब वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा ना। मैंने राइट ऑफ करी है, राइट ऑफ कैसे होती है सर, सीधा पीएल में कर दो, माइनस कर दो, लॉस दिखा दो, जीरो दिखा दो, उसका कोई पैसा नहीं आता। बट क्या वो पीएल में जानी चाहिए थी, क्या मेरे रियल में एक्सपेंसेस हुए हैं सर, नहीं हुए, इसीलिए पीएल से उसको वापस हटा देंगे। सर मैंने कितनी राइट ऑफ करी है 10,000 थी सर। यहाँ पे गिवन है इंटेंजिबल एसेट्स 20 के थे 10 के हो गए, तो 10,000 कम कैसे हुए, मैंने राइट ऑफ कर दी, राइट ऑफ कर दी। इसका मतलब सर यहाँ पे कर देंगे प्लस इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ सर कितने की 10,000 की सर, ऐड ही करना है मेरे को। समझ में आ गया सर? मैं राइट ऑफ करा, क्या मेरी कैश आइटम थी सर, नहीं थी, इसलिए मैंने इसको वापस ऐड कर दिया सर। उसके बाद डिबेंचर रिडीम हुए हैं 1 Feb 2024 को, कितने के 12,000 के। मैंने पैसे दिए होंगे सर, दिए होंगे सर। कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, यहाँ पे माइनस कर दो, डिबेंचर्स रिडीम्ड सर 12,000 मैंने दिए होंगे। ठीक है सर, पर मैंने इसका इंटरेस्ट भी दिया सर। इंटरेस्ट कहां से कन्वर्ट करें सर, इंटरेस्ट तो हमें गिवन नहीं है सर। इधर आओ सर, मेरी करंट नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सर कुछ गिवन है क्या सर? में कुछ गिवन नहीं है, रुको सर मैं से क्वेश्चन देखता हूं। ये देखो सर, लिखने वाले बच्चे जो है ना वो पिटेंगे मेरे से सर। यहाँ पे है 12% डिबेंचर्स, पिटेंगे मेरे से, मेरे को पता था सर गिवन होगा सर। यहाँ पे क्या है 12% डिबेंचर्स, इसका मतलब ये 12% डिबेंचर्स है। पिछले साल कितने के थे 24 के, इस साल कितने के हो गए सर 12 के।
12 के मतलब सर 12% का इंटरेस्ट लगना चाहिए। सर ये लो 12,000, सॉरी ये देखो सर 24 के डिवेंचर थे, अब कितने बचे हैं 12 के। इसका मतलब जो 24,000 के डिवेंचर थे उसमें दो तरह के डिवेंचर होल्डर्स हैं। कौन कौन से? सर एक तो 12,000 वाले और दूसरे भी 12,000 वाले। सर कैसी बातें कर रहे हो सर, ये दो तरह के एक तरह के हो गए। सर रुको, सर जो ये वाले हैं ना इनको हमने फर्स्ट फैब को दफा कर दिया। दफा मतलब निकाल दिया, खत्म कर दिया, इनको रिडीम कर दिया। सर ये जो है ये अभी तक मेरे डिवेंचर होल्डर क्या है, लायबिलिटी में पड़े हैं। इसका मतलब ये 31 मार्च तक पड़े हैं। सर इसका मतलब जब मैं इनको 12,000 फर्स्ट फैब को ही दे रहा हूं तो जो मैंने इसका इंटरेस्ट दिया होगा वो भी कब दिया होगा? सर फर्स्ट फैब को दिया होगा। इसका मतलब फरवरी और मार्च ये जो 2 मंथ है इसका इंटरेस्ट नहीं दिया होगा ना, क्योंकि फर्स्ट फैब को मैं पे ही कर रहा हूं। तो क्या फरवरी महीने का, फैब महीने का इंटरेस्ट लगेगा? सर नहीं लगेगा। तो फैब और मार्च का नहीं लगेगा, मतलब 10 महीने का लगेगा। सर 12 × 12 कितना आया? सर 144। सर इसका बनता है 1440, बट into 10/12 इसका मतलब सर 1200 रुपए मैंने इंटरेस्ट दिया होगा। सर मेरा इंटरेस्ट बनता 1440 है, बट मैंने दिया कितना होगा? सिर्फ 1200 का। सर इनको पूरे 12 महीने का, इसका मतलब 1440। इनको मैंने पूरे 12 महीने का दिया तो दो तरह का इंटरेस्ट आ गया सर, एक 1200 और एक 1440 का। सर इसको एज अ वर्किंग नोट हम नीचे दिखाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, प्रॉपर लिख के अच्छे तरीके से कि जो 24,000 है उसके अंदर 12,000 फर्स्ट टाइप को रिडीम हो रहे हैं, इसलिए उनका जो मंथ बनेगा वो 12 मंथ्स बनेगा, इसलिए उनका इंटरेस्ट भी 10 मंथ्स का आएगा। कितना? 1200। बचे कितने बैलेंस? 12,000। कब रिडीम हो रहे हैं? सर अभी तक पड़े हैं बैलेंस में 31 मार्च। उसका इंटरेस्ट कब गिवन होगा? सर पूरा 12%, 12 महीने का मतलब 1440। तो सर यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। सर कितना आ जाएगा? सर इसके अंदर 1200 प्लस कर दो, सर ये आ जाएगा 2640। सर 2,640 रुपए मैंने दिए होंगे। सर 2,640 तो दिए होंगे। सर साथ ही साथ ये जो इंटरेस्ट है मैंने कहां दिखाया होगा? सर ये इंटरेस्ट मैंने ना P&L में एज ए एक्सपेंस दिखाया होगा। क्या मैंने P&L में दिखाया तो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गया? सॉरी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गया। हाँ सर आ गया, क्योंकि मैंने नेट प्रॉफिट लिया है। क्या आना चाहिए था? सर नहीं आना चाहिए था, इसलिए वापस ऐड कर दो। सर इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स कितना? 2,640 रुपए। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। गलती से कहां पे आ गया? सर नेट प्रॉफिट के अंदर आ गया, इसलिए वहां पे मैंने वापस ऐड कर दिया, यहां पे मैंने लेस कर दिया। समझ में आ गया? सर समझ में आ गया, आगे बढ़ो। सर ये सारे पॉइंट हो गए। सर हो गए, मेरा ये हो गया, 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 सारा कुछ। अब क्या मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है? सर ये चीज बना पर ये बाद में देखेंगे। अब सर यहां से लग जाओ। सर शेयर होल्डर फंड से सर 140 की थी, सर 148 की हुई। क्या? सर कैपिटल। सर कैपिटल 1,40,000 की थी, 148 की होगी। सर बढ़ी कैसे? मैंने ऑब्वियसली कैपिटल इश्यू करी तभी तो बढ़ी। तो 8,000 कहां से आए? फाइनेंसिंग से। सर ऐड कर दो कैपिटल इश्यूड कितनी? 8,000। समझ में आ रहा है सर? 8,000 प्लस कर दिए। सर शेयर कैपिटल बढ़ गई। सर रिजर्व एंड सरप्लस मैंने ऑलरेडी कर लिया, मैं नेट प्रॉफिट आ गया। सर ये भी हो गया, ये भी हो गया। सर उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मैंने अभी तो करा डिवेंचर को, डिवेंचर पे भी कर दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया। सर ये पॉइंट भी मेरा क्लियर है, हो गया सर। तो उसके बाद मेरी करंट लायबिलिटी आ जाती है, ये हम कहां लिखते हैं? सर वर्किंग कैपिटल के अंदर। सर बाद में देखते हैं। सर उसके बाद सर ये देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस सर 1600 1400 1600 1400। पिछले साल 1400 का प्रोविजन था, इस बार 1600 का। ठीक है सर, ये 200 बढ़ा कैसे? मैंने ऑब्वियसली प्रोविजन बनाया होगा तभी बढ़ा ना। सर प्रोविजन बढ़ा मतलब सर ये ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में सर माइनस हो गया वो एक्सपेंस, बट क्या रियल में है? सर नहीं, मेरे गुल्लक में पड़ा है। सर वापस ऐड इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
कितना 200 रुपए। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया। तो मेरा प्रोविजन वाला हो गया, कर दो सर टिक। सर उसके बाद बची मेरी एसेट्स। सर एसेट्स के अंदर क्या आएगा सर? पीपी 60 40 सर अभी करा मैंने 20 की, वो देखो सर वो लिख दिया ऊपर प्लांट वाले में। सर हो गया। सर उसके बाद सर इंटेंजिबल एसेट्स सर मैंने अभी कराइएगा, हो गया सर। सर करंट एसेट्स में इन्वेंटरी है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। बस सर ये था मेरा। अब क्या बचा सर? ऑपरेटिंग वाला। सर ये लो, यहां पे क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर इसको ऐड करो। सर 8040 और 10,000 1840 में सर 2 जोड़ दिए 2040। सर 2040 के अंदर मैंने ये 800 और जोड़ दिए सर 20,880 रुपीस आ गया सर। 20,880 रुपीस मेरा आ चुका है। ठीक है सर। अब सर इसके अंदर देखेंगे क्या आएगा, क्या ऐड करेंगे, क्या लेस करेंगे। सर तुम देख लो सर, तुमने पहले प्लस कर लो सर, हो जाता है। सर देखो यहाँ पे क्या बचा था हमारा? ट्रेड पेबल बचा था। ट्रेड पेबल पहले 20,720 के थे, अब 23,680 के हैं। सर बढ़ रहे हैं, करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो ऐड करते हैं। सर हम लायबिलिटी के हक में हैं, ये बढ़ेंगे हम बढ़ाएंगे, कम होंगे कम करेंगे। बट करंट एसेट बढ़ाएंगे तो कम करेंगे, कम होगी तो हम बढ़ा देंगे। जरा सा याद रखना है तुम्हें। सर ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं, बढ़ा देंगे। इंक्रीज इन ट्रेड सॉरी सर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, यहां पे आ जाएगा ट्रेड पेबल्स। सर कितना आ रहा है? एसेट्स का इंक्रीज निकालो जल्दी से, जल्दी करो सर। 23,680 माइनस 20,720, ये आ गया 2,960। ठीक है सर। अब सर करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री, सर इन्वेंट्री कम हो रही है पर मैं बढ़ा दूंगा क्योंकि करंट एसेट है। सर पहले थी 98,400 की, अब ये होगी 85,400 की। इसका मतलब सीधा सीधा सर ये 13,000 कम होगी। 13,000 कम होगी तो 13,000 से बढ़ा देंगे सर। प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट, इन्वेंट्री कितने की? 13,000 की। सर बढ़ा दो, बढ़ा दी। चलो सर ट्रेड रिसीवेबल्स, सर ट्रेड रिसीवेबल 29,800 के थे, 35,400। सर बढ़ रहे हैं पर हम कम करेंगे। सर लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, यहां पे क्या आ जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल्स। सर कितने से? 17,600 से। सर कैसे आया? सर 35,400 माइनस सर 35,400 माइनस 29,800 करो, कितना आएगा? सर 35,400 माइनस 29,800 सर 5,600 आएगा। ठीक है सर, हम इसको 5,600 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। समझ में आ गया सर? बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, है ना? ये गाना याद है? सिर्फ गंदी बातें करते हो। ओ सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वहां पे, हाँ सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल ऐसा ना। ठीक है चलो सर, हो गया सारा कुछ, हो गया सर। एसेट में इन्वेंटरी रिसीवेबल सब हो गया। अब में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है सर। पिछले साल 18,000 था, इस बार 35,600 है सर। पर इससे पहले हम क्या करेंगे? अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को प्लस कर देंगे। सर ये क्या आ जाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर कैसे आएगा? सर इन सबको ऐड कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 31,240। सही आ रहा है सर? बिल्कुल सही आ रहा है सर। मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। बस सर इसका यही था सर। जब माइनस आया तो मतलब कैश जनरेट हुई या यूज हुई? सर कैश यूज हुई, इसीलिए मैं यहां पे लिखूंगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सर 20,000। सर यहां पे
सर कैश प्लस आएगा माइनस का, सर माइनस का आएगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर ये कितना आएगा, सर ये 1340, सर 1340 बनता है क्या, सर ये 10,000, हाँ सर बन रहा है, ठीक है सर 1340 बन रहा है हमारा। समझ में आ गया सर कैसे, सर 7,000 और 12,000 कितना आया, सर ये आ गया 19,000, 19 में से 8 चला गया, कितना बच गया सर 11 में 2640 प्लस कर दिया, सर कितना आ गया 13,640 आ गया, सर 13,640 मेरा क्या आ गया कैश यूज्ड आ गया। सर लास्ट में क्या करते होते हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं, सर ये रहा नेट कैश। सर अगर माइनस आया तो यूज्ड वर्ड, प्लस आया तो जनरेटेड वर्ड। सर 31,240 में 20 और 13 माइनस करने हैं, सर ये 31,000 है ना, सर ये 20,000 और 13,000 है, इसका मतलब इसका टोटल कितना बनेगा सर 33,640, पर इतना तो बना ही नहीं, इसका मतलब यूज्ड आएगा ना। सर नेट कैश सर 15,600 और 18,000 है, सर वो नीचे गलत लिखा हुआ है, सर ये 15,600 है, ठीक है, तो थोड़ा सही कर देना। सर 15,600 है ये, सर कितना आएगा 15,600 है और 18,000 है। सर पिछले साल मेरे पास ज्यादा था, अब कम हो गया, सर वही तो यहाँ पे हो रहा है, सर कम भी तो हो रहा है। सर कितना आएगा नेट कैश यूज्ड इन, या फिर नेट कैश यूज बस, ठीक है। सर कितना आया मेरा 2,400, तो यहाँ पे माइनस करना कितना आएगा 400। सर नेट कैश यूज कितना आया 2,400, मतलब माइनस का होगा ना सर, प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर कितना है ओपनिंग बैलेंस 18,000, सर यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा, तो जो इसका बैलेंसिंग फिगर आया कितना आया सर 15,600, ये क्या आ गया सर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश फ्लो। तो सर क्लोजिंग बैलेंस मैच कर गया अपने आप, सर कर गया, इसका मतलब मेरी कैश फ्लो क्या है एक नंबर सही है। समझ में आ गया। सर देखो इतना इजी टॉपिक था कैश फ्लो का, अगर तुम बिल्कुल स्टेप वाइज चलोगे, इजी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, बस कुछ बातें उसको ध्यान में रखना है और अपना कैश फ्लो करना है। इसी के साथ हमारी जो मैथड है वो खत्म होती है। सर हमारे 4 दिन हो चुके हैं, हमने सारा सिलेबस पढ़ लिया है। इसी के साथ हमें बहुत बड़े वाला ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा करके आना, ठीक है। पेपर इजी आएगा मुश्किल आएगा ये मत सोचो, बस अपनी तरफ से बेस्ट दो, ठीक है। वही बात सर, अगर पेपर इजी आया तो बच्चों ने फेल होना है क्योंकि वो नहीं पढ़ते सर। अगर पेपर मुश्किल आया तो ऑल इंडिया रैंक 1 भी निकलेगी। सर तुम जब पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ोगे तुम्हें कुछ नहीं आता, बट पेपर लिखोगे तुम्हें सब कुछ आता है, सबसे बढ़िया। और सर की प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी वो हमें बता दो। सिर्फ प्रेजेंटेशन तुम खुद सोचो कि अगर तुम पेपर चेक कर रहे हो तो तुम कैसा पेपर अपना मान लोगे कि हाँ अगर इस बच्चे का ऐसा पेपर तो मैं इसको फुल नंबर दूंगा। सर जैसे रेशियो वाला चैप्टर है उसके अंदर एक बच्चे की कॉपी आई, उसके अंदर उसने फॉर्मूला लिख रखे हैं, बढ़िया अच्छी हैंडराइटिंग में सोल्व कर रखा है, उसके बाद उसने की पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर रखा है बॉक्सेस के अंदर, उसको नंबर मिलेंगे। चाहे एक बंदा बस जो लगा पड़े बिना फॉर्मूला के बिना, उसके पास आंसर दोनों ही सही है बट नंबर ज्यादा किसको मिलेंगे सर, इस वाले को। तो अपनी प्रेजेंटेशन वैसे रखना जैसे तुम खुद किसी और की प्रेजेंटेशन को चेक करना चाहते हो, ठीक है। इसी के साथ टाटा बाय बाय अलविदा।